तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 131 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बैठा होता है। बाकी के सभी लोग अपनी अपनी स्वर्ड इंटेंट को लेने के बाद लेवल अप करके बाहर चले जाते हैं, जबकि हमारा जुंजी अभी भी वहीं पर बैठा होता है। हमारे जुंजी के पास एक स्पिरिट को दिखाते हैं, एक स्पिरिट जो कि जुंजी को अपने ओनर के तौर पर चूज करती है। लेकिन जब वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो पहले से एक पिच ब्लैक स्वर्ड की सोल है। दोनों की पहले से फाइट हो चुकी है। तो हमारी लाइटनिंग स्वर्ड हमें बताती है इसके साथ पहले से मेरी फाइट हो चुकी है। आज से कई हजार साल पहले मैं इससे फाइट में हार गई थी। अगर मैं यहाँ पर इस लड़के को भी इससे हार जाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात होगी। आज मुझे यहाँ पर फाइट करना होगी, मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो हमारी लाइटनिंग स्वर्ड आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाओ ही, लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हो इस लड़के की बॉडी के ऊपर कब्जा करके। तुम इस लड़के की बॉडी में, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम इस लड़के की बॉडी में हमेशा रह सकती हो, कि तुम कभी भी किसी को अपना ओनर नहीं बनाना चाहती, बल्कि तुम तो अपनी इवल थॉट्स की मदद से उसको अपना गुलाम बनाना चाहती हो। इस लड़के के टैलेंट्स बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के को अपना गुलाम बनाना चाहिए, इसलिए प्लीज इसको जाने दो। फिर मैं भी यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर तुम्हारे साथ मिलकर काम करती हूँ तो मैं तुम्हारी इवल थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसकी वजह से लड़के को मल्टीपल पावर मिलेगी। हम दोनों की पावर्स के साथ ये लड़का टॉप टैलेंट बन सकता है, दोनों का इसमें फायदा होगा। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? उसके बाद हम दोनों की किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम दोनों में से किसे ये लड़का मिलेगा। लाइटनिंग स्वर्ड यहाँ पर फिर से कोशिश करने वाली है। लाइटनिंग स्वर्ड सोच रही होती है लड़के तुम मुझे बड़ी किस्मत से मिले हो, क्योंकि पिछले कई हजार साल से मैं यहाँ पर किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो सिर्फ मेरे लिए बना हो, यानी कि जो मेरा ओनर बनने के लायक हो। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये जाओ ही तुम्हारी बॉडी में पहले से पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश जारी रखूंगी। वो अपनी तलवार की एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है। जाओही को पता चलता है कि ये दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और इसके साथ बाउंड करने वाली है। जाओ के पास उसकी जो अपनी स्वर्ड होती है उस स्वर्ड के साथ ब्लैक एनर्जी कंबाइन होती है। वो दोनों एनर्जी आपस में टकराती है तो वहाँ पर जबरदस्त लाइट निकलती है। इसके साथ ही हमारे जुंजी को भी होश आती है। जुंजी कहता है तू यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं यहाँ पर इस स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर नहीं आया था, उसी वक्त मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ पर मेरी तलवार का दूसरा टूटा हुआ टुकड़ा मुझे मिल सकता है, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हाफ जो टुकड़ा होगा वो इसकी सोल का टुकड़ा होगा, यानी कि वो तलवार नहीं बल्कि सोल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तो मेरी पिच ब्लैक स्वर्ड के साथ भी रिलेटेड है, यानी कि तुम दोनों पहले एक दूसरे को जानती हो। तो लाइटनिंग स्वर्ड चिल्लाकर उसे कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए? ये तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जुंजी से कहता है क्या मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा स्पिरिचुअल सी है, मैं अपने स्पिरिचुअल सी में क्यों नहीं आ सकता? ऊपर से तुम मुझे कह रही हो कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लाइटनिंग स्वर्ड आगे से बिल्कुल जवाबलेस हो जाती है। तो हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो। तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक इथेरियल स्वर्ड सोल हो, पास अपने स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस हैं, हम लोग आसानी के साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहती है फिर तुमने मुझे यहाँ पर डिटेक्ट कैसे कर लिया जब तुम्हें पता है कि कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता? तो जुंजी उसे कहता है मेरे पास ग्रीन लोटस स्वर्ड बॉडी है, इस ग्रीन लोटस स्वर्ड बॉडी की मदद से तुम मेरी बॉडी के अंदर मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर किसी दूसरी तलवार की स्पिरिट के साथ फाइट कर रही हो, तो मुझे महसूस तो हो ही जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अंदर चला आया तुम्हें देखने के लिए। लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहती है अच्छा प्लीज मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें अपने ऑनर के तौर पर चूज किया है क्योंकि तुम मेरी बॉडी के साथ, तुम मेरी तलवार के साथ बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। नेक्स्ट सीन में फिर से बाहर का दिखाया जाता है। बाहर का सीन दिखाती है उनमें से कुछ बच्चे अभी जो रह गए थे वो लोग भी पानी के अंदर से बाहर निकलते आ रहे होते हैं। तो इस बार जो लड़का निकलता है उसने भी 4th लेवल के स्वर्ड इंडेंट को जगाया होता है। वो सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। बाहर निकलने के बाद वो सभी लड़के एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं वो लड़का लूजन अभी भी स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बैठा हुआ है, 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसने यहाँ पर अपने स्वर्ड इंटेंट को एक्टिवेट नहीं करवाया। कि अपीयरेंस को देखकर तो लगता है कि वो एक काम सा लड़का है, वो यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर भी नहीं पाएगा। अगर उसने स्वर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर भी लिया तो लगता नहीं है कि वो 4th लेवल से ऊपर जा पाएगा। क्योंकि प्रिंसेस जिया भी वहीं पर खड़ी होती है और वो हमारे लूजन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो कहती है सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? 5 दिन गुजर चुके हैं। कि बातें करने वाले तो अभी भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमने सुना है कि वो लड़का जिया किंगचैंग को फॉलो कर रहा था, जिया किंगचैंग को फॉलो करते हुए उसने ट्रायल टेस्ट को पास किया, उसके पास अपना कोई भी टैलेंट नहीं है। तो प्रिंसेस को फॉलो नहीं कर रहा था तो वो कभी भी यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास करने के बाद टॉप 10 की पोजीशन में नहीं आ सकता था। सभी लोग भी कहते हैं इस तरह के पुअर टैलेंट के लिए ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि वो किसी लड़की के पीछे लगकर यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ पर अपने टैलेंट की बात है, उसे यहाँ पर स्वर्ड इंडेंट को हासिल करना है तो वो कभी भी स्वर्ड इंडेंट को हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कमजोर लोग स्वर्ड इंडेंट को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे जुंजी का जो पुराना दोस्त है टैंकिंग, वो कहता है मैं यहाँ पर इसे मशवरा देता हूँ कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए या फिर उस लड़के को जबरदस्ती पानी के अंदर से बाहर निकाल लेना चाहिए। वो लड़का हम सभी का टाइम वेस्ट कर रहा है, हम सभी लोग तो यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वही अकेला वहाँ पर बचा है और वो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। सभी को जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना है। तो हमारी प्रिंसेस जिया कहती है जुंजी जहाँ पर और कुछ अर्सा के लिए बाहर नहीं निकला तो हमारे हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ये सभी लोग तो पहले यहाँ पर रेबल करना स्टार्ट कर दिया। अगर जिसने यहाँ पर बाकी सभी को भी इस बात के लिए मना लिया जी को पानी के अंदर से बाहर निकलवाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको रोक पाएगा जी यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी का दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइटनिंग स्वर्ड हमारे जुंजी को अपनी सारी कहानी बताती है। वो उसे कहती है शुरुआत
शुरुआत में मैं और जब पिच ब्लैक स्वर्ड हम दोनों स्वर्ड दोनों ही ह्यूमन एंड अर्थ की स्पिरिट एनर्जी के साथ ही कंडेंस हुई थी, यानी कि हम दोनों पहली तलवारें हैं जो कि ह्यूमन एंड अर्थ के साथ बनी थी। मुझे होली स्वर्ड कहा जाता है जो कि हर एक चीज को प्यूरिफाई कर सकती है। मैं इवल और विल्थ को साफ कर सकती हूँ। तो भी लोग इसको यूज करना चाहते हैं, मेरी होली स्वर्ड को यूज करना चाहते हैं, उनका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए। और दूसरी थी पिच ब्लैक स्वर्ड, दूसरी जो पिच ब्लैक स्वर्ड है जिसके पास ब्लैक मैजिक की पावर है। कोई भी ऐसा इवल क्रीचर जो कि इसके साथ कांटेक्ट में आता है, अगर उसके अंदर को बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी हैं, जैसे कि लालच और दूसरी ख्वाहिशें, इसको मल्टीप्लाई कर देती है और उसके अपनी इवल थॉट्स के साथ उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। एंड के ऊपर क्या होता है, ये तलवार उसे अपना स्वर्ड स्लेव बना लेती है, यानी कि उसे अपना गुलाम बना लेती है। तब से हम दोनों इस दुनिया में अपीयर हुई हैं, तब से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि मैं होली लाइट हूँ जबकि ये ब्लैक पिच है। वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा फाइट में रही। जब हमारी लास्ट फाइट हो रही थी, लास्ट फाइट के ऊपर पिच ब्लैक स्वर्ड मुझसे ज्यादा पावरफुल थी और ये वहाँ पर मुझे तकरीबन मारने वाली थी। अगर ये मुझे वहाँ पर मार डालती तो फिर मेरा काम तमाम हो जाता। मैंने वहाँ पर अपने आप को बचाने का एक तरीका ढूंढ निकाला। मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी तलवार के दो टुकड़े किए, अपनी सोल को अलग कर दिया और एक तलवार को उस बड़े से मैड स्टाइले के अंदर डाल दिया, यानी स्वर्ड स्टाइले के अंदर डाल दिया, दूसरी को स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर डाल दिया। और पिछले कई हजार सालों से यहीं पर इस स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बैठी हुई हूँ ताकि कोई ऐसा सूटेबल होल्डर आए जो कि तलवार को उठाने के लायक हो, जिसका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर हो, वो आकर मुझे यूज करे और मेरा ओनर बन जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा इंतजार बहुत ही लंबा हो गया। पिछले कई हजार साल से मैं यहीं पर इंतजार कर रही हूँ और अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर तुम आए, तुम्हारे पास मेरी तलवार का दूसरा टुकड़ा भी है। इसका मतलब यह है कि तुम ही मेरी किस्मत में थे, तुम ही मेरे ओनर बनोगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिच ब्लैक स्वर्ड पहले से तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पहले से कब्जा कर लिया है। माना जुंजी उसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम लोग कह रही हो कि उसने कब्जा कर लिया या तुम्हें कब्जा करना था। होली स्वर्ड माना जुंजी से कहती है, क्या तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ? ये पिच ब्लैक स्वर्ड ये तुम्हारे माइंड को इरोड करना स्टार्ट भी कर चुकी है, ये तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर रही है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे एंशिएंट स्वर्ड सोल्जर्स के बारे में इतना तो पता है कि तुम्हारे सभी लोगों के पास बहुत सारी मैजेस्टिक पावर्स होती हैं। जुंजी उसे कहता है, होली स्वर्ड अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पावर लेवल इससे बहुत ज्यादा कम है, तो तुम अपने लिए किसी और स्वर्ड बेरर को क्यों नहीं ढूंढ लेती? तुम्हें अपने लिए किसी और ओनर को ढूंढ लेना चाहिए। मैंने सुना है कि वेंजियन पवेलियन में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लगता है कि अगले साल यहाँ पर टॉप 10 की पोजीशन में कोई और आएगा, तुम उसको अपने लिए अपना ओनर चूज कर लेना। तुम्हें यहाँ पर इसके साथ फाइट क्यों करनी है? तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी क्यों चाहिए? जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये इस तरह काम करता है कि मैं अपनी मर्जी से किसी को चूज करती हूँ? अपनी मर्जी के साथ अगर किसी को चूज करना चाहती तो पिछले 1000 साल से हर साल के बाद यहाँ पर टॉप 10 पोजीशन के लोग आते हैं, मैं किसी को चूज ना कर लेती। जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो कि स्वर्ड पवेलियन में यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल भी है जिसके पास 9th लेवल का स्वर्ड इंटेंट है, उसको चूज करूँ, लेकिन मैं उसको चूज नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बॉडी के साथ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन तुम सूटेबल हो। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहती है, और ऊपर से तुम्हारे पास तो मेरी तलवार का पहले से ही आधा टूटा हुआ टुकड़ा है। तुम्हारे पास तलवार का आधा टूटा हुआ टुकड़ा है और उसके बाद तुम यहाँ पर पहुंचे हो, तो इसके बाद का मतलब यह है कि तुम ही मेरी किस्मत में थे और तुम ही मेरे ओनर बनने के लायक हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें चूज किया है तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगी। वो जल्दी से आगे बढ़ती है, हमारे शुंजी के माथे के ऊपर किस करती है और उसे कहती है, तो ठीक है अब जल्दी से हम दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ बाइंड होने के बाद मैं इस दुनिया से बाहर निकलूंगी, हम दोनों बाहर जाएंगे और जाकर मेरी तलवार के दूसरे टूटे हुए टुकड़े को ढूंढेंगे। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही टुकड़े आए हैं, एक टुकड़ा तो तुम्हारे पास तलवार का, दूसरा मेरी सोल का है, हमें दूसरे टुकड़े को भी ढूंढना है। साथ ही वो शुंजी की बॉडी के साथ वहीं पर मर्ज हो जाती है। शुंजी की बॉडी के साथ मर्ज होने के बाद यहीं से हमें नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाती है कि मास्टर कीन, मास्टर चैंग और इसके साथ जेसन चैंग, ये सभी लोग उस जगह के पर पहुंच जाते हैं। ये लोग भी स्वर्ड वॉशिंग पूल के बाहर पहुंचते हैं और वहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। जेसन के डैड वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं। सीक्रेट गेट को क्लोज हुए काफी दिन गुजर चुके हैं, यानी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी कीन और चैंग फैमिली का एक भी बच्चा टॉप 10 की पोजीशन में नहीं आ सका। जो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ। ये सिर्फ इसी हाल में हो सकता है कि वो सभी लोग मर चुके हों, वो सभी के सभी एल्डर भी मर चुके हों, तभी यहाँ पर हमारा कोई भी डिसाइपल नहीं निकल सका। वो सभी लोग कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन सभी को वहाँ पर मारा किसने होगा? वहाँ पर कातिल कौन हो सकता है? वो कहते हैं इन 10 बच्चों में से कोई एक कातिल हो सकता है। ऊपर खड़े इन 10 बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 9 है, इनमें से सिर्फ एक ही रह गया, वो एक कहाँ पर है? एल्डर कीनो से कहते हैं, ये वही लड़का है जो वहाँ पर हमारे साथ बहस कर रहा था, तो लगता है कि यही लड़का यहाँ पर सब कुछ कर रहा है। जेसन अपने डैड से कहता है, डैड इस लड़के के साथ मेरा पहले से झगड़ा चल रहा है, ऑक्शन में भी इस लड़के ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, इस लड़के ने मुझे चैलेंज किया था और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद मैंने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा था और स्पेशली उनको कहा था कि इस लड़के को जिंदा बाहर मत आने देना, लेकिन ये लड़का फिर भी यहाँ पर जिंदा खड़ा है और जहाँ तक कि ये टॉप 10 की पोजीशन में भी आ चुका है। ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लोग कहते हैं हमें उस लड़के को यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को हासिल करने से रोकना होगा। ये लोग वहाँ पर नीचे उतरते हैं और आने के बाद किंग जियान से कहते हैं, एल्डर किंग जियान तुम तो इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करते, ऊपर से इतना लंबा इंतजार तो किसी के लिए कभी भी नहीं किया। 5 दिन गुजर चुके हैं, स्वर्ड वॉशिंग पूल में से बाकी सारे बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी वहाँ पर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, उस बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो कचरा है, वो वहाँ पर
से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बैठे रहने की कोई भी लिमिट नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि बाकी के सारे बच्चों का यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है? तुम सिर्फ एक बच्चे के लिए बाकियों का टाइम तो वेस्ट मत करो, क्योंकि सारे बच्चे भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं दोनों एल्डर्स आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी गलत नहीं किया। हम लोग तो अपने स्वर्ड इंटेंट को हासिल करने के बाद कब से यहाँ पर खड़े हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो लड़का बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इस लड़के की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी लोग हमारे जुंजी के खिलाफ हो गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, काफी मजा आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 132 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर कीन और एल्डर चैंग और साथ में जेसन, वो तीनों ही वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर स्वर्ड वॉशिंग पूल होता है और सारे बच्चे स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बैठकर अपनी एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं, स्वर्ड इंटेंट से लेवल अप हो रहे होते हैं। जबकि वहां पर 5 दिन गुजर चुके हैं और जुंजी अभी तक उस पानी के अंदर होता है, वहां से बाहर नहीं निकला होता, जिसकी वजह से बाकी सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जेसन चैंग के फादर वहां पर आने के बाद ये मशवरा देते हैं कि उस लड़के को पानी के अंदर से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 5 दिन से वो वहीं पर बैठा हुआ है और कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। पता नहीं है कि वो यहाँ पर प्रोग्रेस कर भी पाएगा, इसी वजह से वहाँ पर उसका बैठना बेकार है। बाकी के सभी बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा टाइम जाया हो रहा है, उस लड़के को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा। जेसन चैंग भी एल्डर किंग जियान से कहता है, एल्डर किंग जियान आपको यहाँ पर हो क्या गया है? पता नहीं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मिरेकल होने वाला है? जो तो एक कचरा था और वो कचरा पानी के अंदर हमेशा बैठा रहे तब भी उसे यहाँ पर कोई पावर नहीं मिलने वाली। ठीक है, सभी लोग भी आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या होने वाला है। उन लोगों ने यहाँ पर एल्डर वेंजियान से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग उस लड़के को बाहर निकाल दे। हम लोग तो यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग तो बस यहाँ पर खड़े होकर इंतजार ही कर सकते हैं। हमें भी ये बात पता थी कि वो लड़का एक काम सा लड़का है, वो यहाँ पर इंटेंट की पावर को हासिल कर पाएगा, लेकिन बहुत ही लो लेवल की, लेकिन वो तो हासिल भी नहीं कर पा रहा। जेसन के फादर किंग जियान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वो एल्डर किंग जियान से कहते हैं तुम तो यहाँ पर फेवरेटिज्म को प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो लड़का पसंद है, इसी वजह से तुम उस लड़के की बार बार मदद करते आए और अब भी यहाँ पर तुम उस लड़के के लिए टाइम को जाया कर रहे हो। तुम पिछले 5 दिन से यहाँ पर रुकर इंतजार कर रहे हो और सिर्फ उस लड़के के बाहर निकलने के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 5 सेकंड में अगर तुम जाकर उस लड़के को पानी के अंदर से बाहर नहीं निकाल कर लाते तो फिर मैं पानी के ऊपर अटैक करूंगा और फिर चाहे वो लड़का पानी के अंदर ही मर जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब कुछ अपने हाथों से भी कर सकता हूँ, पानी से उसे निकाल कर ला सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई फायदा होने वाला है और सभी लोग मेरा नाम खराब करेंगे। किंग जियान गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर ये सब कुछ और ज्यादा बिगाड़ते जा रहे हो। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि मैं यहाँ का एग्जामिनर हूँ, अगर तुमने मेरी मौजूदगी में यहाँ पर कुछ भी बुरा किया तो फिर तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। एल्डर किंग कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो है जेसन के फादर से कहते हैं मास्टर चैंग चलो जल्दी से जाओ और करो। मास्टर चैंग जल्दी से ऊपर हवा में जंप कर जाते हैं। हवा में जाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि मास्टर किन भी उसके साथ ही होती है। दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पानी के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जेसन चैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और अपने फादर से कह रहा होता है जल्दी से करो, जबकि बाकी के सारे बच्चे जो कि हमारे जुंजी के खिलाफ होते हैं वो वहाँ पर हंस रहे होते हैं। एल्डर किंग जियान भी जल्दी से अपनी थंडर पावर्स को रिलीज करते हैं और उन दोनों एल्डर से कहते हैं जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम में से कोई भी यहाँ पर उस लड़के को पानी के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। बाहर में तो सोचना भी मत कि तुम उस लड़के को हाथ लगा पाओगे। बाकी के सभी बच्चे जो कि नीचे खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं इन एल्डर्स का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, इनकी ब्रेथ देखो जरा कितनी पावरफुल है, हमें जल्दी से पीछे हटना होगा वरना जी तो हमें भी यहाँ पर नीचे गिरा देंगे। तो सभी लोग यहाँ से भागकर जाने वाले होते हैं, जबकि प्रिंसेस जिया वहीं पर खड़ी रो रही होती है और कहती है अब जुंजी के साथ क्या होने वाला है? जुंजी तुम कहाँ रह गए? तुम जल्दी से बाहर क्यों नहीं आ जाते हो? ये सारा मसला हल हो जाएगा। इसी वक्त पानी के अंदर एक जबरदस्त स्प्लैश होता है, पानी के अंदर जो धमाका निकलता है उसी के साथ ही वो लोग कहते हैं लगता है कि उस लड़के ने स्वर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया है। चलो देखते हैं कि अब उसने कौन से स्वर्ड इंटेंट को हासिल किया है। देर के बाद पानी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है जो कि ऊपर आसमान में जाती है और आसमान के तक पहुंचती है और जबरदस्त एनर्जी ऊपर भी जाकर फैल जाती है। सभी लोग कहते हैं ये क्या, ये वाला स्वर्ड इंटेंट, इसका स्वर्ड इंटेंट तो आसमान तक पहुंच गया, इसका मतलब यह है कि इसने अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और स्वर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया है। तो किंग जियान कहते हैं ये तो लेवल 9 का स्वर्ड इंटेंट है, हमारे इस लड़के ने लेवल 9 के स्वर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया। जेसन भी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, उस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। जुंजी पानी के अंदर से जंप करते हुए बाहर की तरफ निकलता है, अपनी तलवार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों से कहता है मुझे लगा कि यहाँ पर किसी ने कहा था कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उठाकर पानी से बाहर फेंक देना चाहिए। लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी थी, बताओ किसने कहा था। सभी के सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते। एल्डर किंग जियान आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लू जुन ने आज तक की हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अरोरा लाइट को हासिल किया है। क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा। बाकी
के सभी लोग भी यहाँ पर खुश होकर हमारे जुंजी की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में इस लड़के ने यहाँ पर 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को अवेकन कर लिया है। एल्डन कैंगजियान ने हमें यहाँ पर बताया था कि पिछले 1000 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल ऐसा हुआ है जो कि 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को अवेकन कर पाया है। इसका मतलब यह है कि 1000 साल में ये एक बहुत ही रेयर ओकेजन है। जियान की हिस्ट्री में जुंजी का नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। जेसन के फादर और किंग कॉन्ग के फादर वो दोनों वहाँ पर खड़े बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अब यहाँ पर इसको एक ओहदा देना पड़ेगा। इस लड़के ने 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को जो हासिल कर लिया है। जबकि हमारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद अंदर से मुस्कुरा रहा था और कहता है इनको लगता है कि मैंने यहाँ पर 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को हासिल किया है, लेकिन इन लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता स्वर्ड इंटेंट क्या होता है। स्वर्ड इंटेंट हमारे तलवारबाजी के स्किल्स होते हैं और एक स्वर्ड इंटेंट ये हमारे ह्यूमन और अर्थ की कंडेंसेशन के साथ बनता है। इसी वजह से एक इंसान इसके लेवल को कैसे माप सकता है कि किसी के पास कितना स्वर्ड इंटेंट है। टैंक किंग भी भागता हुआ जुंजी के पास आ जाता है। वो यहाँ पर इसकी चापलूसी करने वाला है। वो उसे कहता है ब्रदर लू, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर 9th लेवल की एनर्जी को हासिल कर लोगे क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। प्रिंसेस यहाँ आगे बढ़ती है और जुंजी से कहती है थोड़ी देर पहले तो यही वो लड़का था जो चिल्लाकर कह रहा था कि तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो और अब ये यहाँ पर तुम्हारी तारीफें कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह के दोस्त नहीं रखने चाहिए। टैंक किंग प्रिंसेस जिया से कहता है तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर जो स्वर्ड इंटेंट अवेकन किया है उसका लेवल क्या है? उसका लेवल 6 है। तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं इस तरह के लड़कों के साथ रह सकता हूँ। मुझे और जुंजी को यहाँ पर अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, जबकि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग जो कि रैंक 4 पर उन सभी को इसमें नहीं होना चाहिए। वो जुंजी से कहता है ब्रदर लू, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब तुम वेंजियान पवेलियन में चले जाओगे वहाँ पर जाने के बाद हम लोग इकट्ठे बैठकर ड्रिंक करेंगे कि तुम्हें इस बारे में क्या कहते हो? हमारा जुंजी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये बात सुनते ही टैंकिंग को भी समझ आ जाती है कि ये यहाँ पर इसको ना पहचानने का नाटक कर रहा है। वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, बस इंतजार करो, देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करता हूँ। प्रिंसेस या उसके जाने के बाद जुंजी के पास आती है और उसे कहती है तुमने यहाँ पर 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को अवेकन किया है, लगता है कि तुम्हारा नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तुम एक बहुत ही स्ट्रेंज और पावरफुल इंसान हो। जुंजी कहता है तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें करती हो प्रिंसेस, वाकई में तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त फायर एनर्जी गिरती है, थंडर फायर एनर्जी गिरती है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक एल्डर अपीयर होते हैं। एल्डर दिखने में काफी पावरफुल लग रहे होते हैं। एल्डर जिसका नाम फाइट सेबर जानबो होता है। एल्डर जानबो जैसे वहाँ पर आते हैं जेसन के फादर कहते हैं जानबो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बाकी के सभी लोग भी इसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर जेसन के फादर ने इसे जानबो कहा? तो एक स्वर्ड मास्टर है, वो भी वेंजियान पवेलियन के। एक और मास्टर वैन जानबो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वाशिंग पूल के पास इन एल्डर्स का क्या काम है? मास्टर जानबो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम दिखाई थी जो कि आसमान के साथ जाकर टकराई थी, वो यहाँ पर किसने काज की थी? जुंजी के बारे में बताया जाता है कि वो इस लड़के ने की थी। जुंजी कहता है हाँ वो मेरी वजह से एनर्जी निकली थी। तो एल्डर जानबो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारा एटीट्यूड साथ में तुम्हारी बॉडी का एटीट्यूड देखकर तो लगता है कि तुम वाकई में 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट को जगाने के लायक हो। तुम कोई आम से लड़के नहीं हो बल्कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के हो। जुंजी कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। उसे कहते हैं तो मैं यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं यहाँ पर मौके को वेस्ट जाने दूंगा। वो आगे बढ़ते हैं जुंजी से कहते हैं लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफर देने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? क्या तुम मुझे टीचर मानकर मेरे सामने अपने घुटने टेकोगे और मुझे अपना टीचर मानोगे? मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। जैसे वो ये बात करते हैं बाकी के सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो सभी में सबसे पहले तो टैंक किंग ही होता है। टैंक किंग चिल्लाकर कहता है मैंने तो सुना था कि अगर मैं वेंजियन पवेलियन का मास्टर बनना है, वेंजियन पवेलियन के एक मास्टर का डिसाइपल बनना है तो हमें बहुत सारे टेस्टों को पास करना पड़ेगा। लेकिन इस लड़के ने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट को पास किया है। ये यहाँ पर एक एल्डर का डिसाइपल नहीं बन सकता, हम इसके खिलाफ है, हम इसको अपोज करेंगे। बाकी के लड़के भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इस लड़के ने यहाँ पर 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट को अवेकन किया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस लड़के को भी यहाँ पर हमारे साथ ही बाकी के सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। यहीं पर एक और एल्डर की एंट्री होती है। वो उनसे कहते हैं जरा रुको मेरी बात सुनो। वो जैसे वहाँ पर अपीयर होते हैं लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इस एल्डर का नाम लैंग लियो होता है। तो मास्टर किंग चिल्लाकर लैंग लियो से कहते हैं लैंग लियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो लैंग लियो आगे बढ़ता है और हमारे शुंजी की तरफ देखकर उसे कहता है लड़के तुम एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस लड़के हो, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? वो यहाँ पर ये कहता है तो बाकी की सभी लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहते हैं यहाँ पर एक और स्वर्ड मास्टर आ गया और वो भी शुंजी को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। मास्टर जान वो भागते हुए लैंग लियो के पास जाते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर लैंग मैं यहाँ पर तुमसे पहले आया हूँ, तुमसे पहले आने के बाद ही मैंने यहाँ पर आकर इस लड़के से पूछा था कि वो मेरा डिसाइपल बन जाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर डिसाइपल को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक और स्वर्ड मास्टर वहाँ पर अपीयर होती है। वो हंसते हुए वहाँ पर आती है और कहती है जरा रुको तो सही, लगता है कि यहाँ पर काफी मजा आने वाला है, तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में क्या डिसाइड कर रहे हो? सीधी हमारे शुंजी के सामने आकर लैंडिंग करती है और हमारे शुंजी को पकड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगा लेती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो
तो इस एल्डर का नाम टैंग जुनहान होता है। तो टैंग जुनहान उन लोगों से कहती है इस लड़के के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं और ये लड़का मुझे चाहिए। जुनजी कहती है जुनजी अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाती हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। फिर वो सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम टैंग जुनहान है और मैं भी एक स्वर्ड मास्टर हूँ वेंजियन पवेलियन की। टैंग जुनहान यहाँ पर स्पेशली इसलिए आई होती है, वो जुनजी को बताती है कि तुमने अभी भी जो स्वर्ड इंटेंट को रिलीज किया था उसके अंदर से जो ऑरा निकला था वो लाइट कंपेटिबल है। मेरे पास जो तलवारबाजी की टेक्निक्स है वो सारी लाइट कंपेटिबल है, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे अंडर आकर ट्रेन करना चाहिए, तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना चाहिए। तो एल्डर जानबूझ चिल्लाकर उसे कहते हैं टैंग जुनहान मुझे ये बात पता है कि तुमने लाइट मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या फायदा जब वो बिल्कुल बेकार है। कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे बहुत ज्यादा लो है, तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के को मेरा डिसाइपल बनना चाहिए। मेरे साथ इस लड़के को बहुत से मौके मिलेंगे आके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के। मेरे पास जो थंडर लाइट स्वर्ड इंटेंट है वो इस लड़के के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसके साथ ये लड़का आगे बहुत ज्यादा खूब तरक्की करेगा। उंगलियों चिल्लाकर उनसे कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी कल्टीवेशन लेवल भी तुम दोनों से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये लड़का मेरा डिसाइपल बनेगा, ये लड़का मुझे चाहिए। तीनों यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि ये लड़का मुझे मिलना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे मिलना चाहिए। हमारा जुनजी साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि सभी लड़के भी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, 3 स्वर्ड मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं और तीनों यहाँ पर जुनजी को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। अभी तो यहाँ पर और बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि अभी यहाँ पर और भी एल्डर्स आएंगे जो कि हमारे जुनजी को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 132 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे स्वर्ड मास्टर के जो स्वर्ड लॉर्ड है यानी कि पूरी की पूरी पवेलियन का जो मास्टर है वो खुद भी यहाँ पर आएगा और जुनजी को आकर अपना डिसाइपल बनने के लिए कहेगा, ऑफर करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 133 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी जब टेस्ट को पास कर लेता है तो उसे वहाँ पर स्वर्ड इंटेंट का 9th लेवल अचीव होता है, जिसकी वजह से सभी एल्डर उसे अपना रिक्रूट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर टोटल 3 एल्डर्स आते हैं। तीनों एल्डर वहाँ पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं कि इनमें से कौन सा एल्डर उसे अपना डिसाइपल बनाएगा और वो किस एल्डर का डिसाइपल बनने वाला है। वो तीनों एल्डर्स वहाँ पर आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो वो सभी लोग बाकी बच्चे जो होते हैं वो देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर एक लड़के के लिए 3 एल्डर्स 3 स्वर्ड मास्टर यहाँ पर आपस में झगड़ रहे हैं कि ये किसका डिसाइपल बनेगा। तो उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, लगता है कि यही वो गिफ्ट है जो कि हिवन की तरफ से हमें मिला है। देखते हैं कि यहाँ पर कौन इस राउंड को विन करने वाला है। तो वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो साइड के ऊपर वहाँ पर 5 लोग होते हैं। 5 लोगों की एल्डर्स की टीम होती है, वो पांचों के पांचों स्वर्ड मास्टर्स हैं। इन सभी पांचों को मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको रेनबो मैन कहा जाता है और ये सभी लोग 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं, ये एक ही कहलाते हैं। तो वो सभी लोग भी वहाँ पर जुनजी के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम तो वाकई में एक बहुत ही अच्छे सीडलिंग हो, अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे तो फ्यूचर में तुम एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड मास्टर बन सकती हो। तो तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम हम पांचों के डिसाइपल बनना चाहोगे? बाकी के सभी लोग यहाँ पर और भी गुस्सा हो रहते हैं। एल्डर जानबो और साथ में लैंगली वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब ये पांचों कमीने कहाँ से आ गए। वैसे तो ये हमेशा रिट्रीट में रहते हैं, कभी भी यहाँ पर अपीयर नहीं होते, जब भी कभी कोई मौका आता है ये वहाँ पर नहीं आते, लेकिन आज देखो यहाँ पर ये किस तरह चले आए हैं, मक्खियों की तरह बिन बना रहे हैं, हमारे हाथ से हमारा ट्रेजर छीनना चाहते हैं। चिल्लाकर उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो पहले आता है उसी को ये चीज मिलती है। एल्डर जानबो कहते हैं मैं यहाँ पर पहले आया था तो ये मेरा है। क्या एल्डर टैंग जुनहान उनसे कहती है तुम बेवकूफ हो, मैं अकेली लड़की हूँ पूरे के पूरे वेंजियन पवेलियन में, मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे मिलना चाहिए, इसे मुझे दे दो। तो लैंगली उनसे कहते हैं जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम दोनों से ज्यादा पावरफुल बल्कि तुम सातों से ज्यादा पावरफुल हो, हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर ले, हम लोग अपने पंछी से डिसाइड करेंगे कि ये लड़का किसका डिसाइपल बनेगा। बाकी के सभी लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से भागते हैं क्योंकि ये स्वर्ड मास्टर तो पागल हो गया, ये यहाँ पर एक लड़के के लिए आपस में फाइट करने वाले हैं। और उन तीनों की हालत तो देखने लायक होती है। जेसन के फादर और किंग कॉन्ग के फादर वो तीनों ही वहाँ पर गुस्से के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे के सारे स्वर्ड मास्टर ये वैसे कभी भी यहाँ पर नहीं आते, हमेशा छुट्टियों पर रहते हैं और कभी भी किसी इंपॉर्टेंट मसले में टांग अड़ाने के लिए भी नहीं आते। लेकिन आज देखो यहाँ पर जब हम लोग इस लड़के को मारना चाहते हैं तब ये सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं इस लड़के को रिक्रूट करने के लिए। यार इस लड़के लूजन में इतना क्या खास है, ये सारी एल्डर यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। लगता है कि फ्यूचर इस लड़के का बहुत ज्यादा ब्राइट और ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है, हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसी वक्त वहाँ पर उनके लॉर्ड भी आ जाते हैं, पवेलियन लॉर्ड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी देखने वाले बच्चे कहते हैं वो ये क्या, ये यहाँ पर कौन आया है, लगता है यहाँ पर एक और स्वर्ड मास्टर आ गया है। वो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जितने स्वर्ड मास्टर होते हैं वो सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और झुक कर उसे कहते हैं पवेलियन लॉर्ड आप भी यहाँ पर आए हैं। ऐसे वो लोग सुनते हैं कि यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड आए हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बच्चे कहते हैं ये तो वही है। जिया कहती है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, मैंने सुना है कि इसको लॉर्ड ऑफ
ऑफ 10,000 स्वर्ड्स कहा जाता है। इसको पवेलियन लॉर्ड ब्रह्मा वूजी कहते हैं। पवेलियन लॉर्ड वहाँ पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद कहते हैं ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हो। वैसे तो मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर इकट्ठे नहीं देखा, क्योंकि तुम सभी लोग तो किसी सेरेमनी के ऊपर इकट्ठे होते हो। तो वो सारे उसे कहते हैं योर हाइनेस, आप यहाँ पर क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए आए हैं। जेसन के फादर उसे कहते हैं योर हाइनेस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो रिट्रीट में थे, यानी कि बैठ कर कल्टीवेट कर रहे थे। आपने तो कहा था कि ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होने से पहले आप वहाँ से नहीं आएंगे। क्या आपने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है? तो उनका पवेलियन लॉर्ड उनसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझे पहला ब्रेक थ्रू करने में पूरे 10 साल लगे। निर्वाणा राम के ऊपर जब हम लोग ब्रेक थ्रू आगे बढ़ाते हैं तो हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ती है और जब मेरी कल्टीवेशन बहुत ही स्लोली आगे बढ़ती है, इस वजह से मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी। मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर आसमान के ऊपर वो चमकती हुई लाइट देखी थी। लगा कि यहाँ पर किसी ने 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को हासिल किया है। वो अरोरा बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए आया हूँ। तो वो जुंजी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के, तुम्हारा टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। फिर साथ ही वो से कहते हैं अब जबकि तुम बाकी किसी को भी यहाँ पर अपना मास्टर नहीं मानना चाहते तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक और ऑफर देना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मानोगे? मैं पवेलियन लॉर्ड हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो मैं तुम्हें अपना कोर डिसाइपल बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही बाकी के सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो नाइंसाफी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी के सभी एल्डर्स और टीचर्स स्वर्ड मास्टर यहाँ पर आकर जुंजी को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए फाइट कर रहे थे और ऊपर से पवेलियन लॉर्ड भी यहाँ पर चले हैं। वूजी भी यहाँ पर इसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकते। अगर ये इसका डायरेक्ट डिसाइपल बन गया तो उसके बाद तो इसका ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पवेलियन लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल है तो हम सभी को इसके सामने झुकना पड़ेगा, यहाँ तक कि एल्डर्स भी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं लूज उनके हाथ में तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। अगर हमारे हाथ में ये अपॉर्चुनिटी आती तो हम लोग सोचे बिना यहाँ पर हाँ कह देते। इससे हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो हमारा जुंजी उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में इस तरह सोचते हैं। आपके साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्वर्ड मास्टर्स ने मुझे ऑफर्स किए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे फिलहाल के लिए किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कल्टीवेट करना चाहता हूँ। सुनते ही सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? ये क्या कह रहे हो? तो पवेलियन लॉर्ड तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहते हो और तुम उसके डिसाइपल नहीं बनना चाहते, तुमने उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो पवेलियन लॉर्ड हमारे जुंजी से कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे वजह बता सकते हो? जुंजी से कहता है मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मुझे अपनी बेस फाउंडेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा आगे कल्टीवेट कर सकूं। फिलहाल के लिए मैं जिस कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा हूँ मैं उसी को यूज करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने मास्टर को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर मुझे नया मास्टर मिलेगा तो मुझे दिक्कत होगी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि वो मुझे अपने नए मेथड सिखाएगा। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में अकेले बैठकर कल्टीवेट करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फिलहाल तक मैं अपने आप में कल्टीवेट करके जहाँ तक पहुंचा हूँ। फिलहाल के लिए मुझे कोई भी टीचर नहीं चाहिए, इसलिए तुम सभी लोगों को सॉरी। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जितने स्वर्ड मास्टर्स होते हैं वो हैरान होते हैं कि इसने यहाँ पर क्या वजह बता दी। मास्टर नहीं चाहिए क्योंकि वो अकेले कल्टीवेट करना चाहता है। बाकी के लड़कों के भी समझ के बाहर होती है, वो सभी भी सोच रहे होते हैं ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अकेले कल्टीवेट करने में और स्वर्ड मास्टर को अपना मास्टर मानने में कितना बड़ा फर्क होता है शायद इसे पता नहीं है। जेसन चेंग हमारे जुंजी से कहता है लड़के तुमने तो हादी पार कर दी, तुमने हमारे पवेलियन लॉर्ड की इंसल्ट कर दिया, उनकी ऑफर को रिजेक्ट करके। वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं और तुमने यहाँ पर उनको रिजेक्ट किया है। तुम्हें पता भी है कि उनका डिसाइपल बनने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्या स्टेटस मिलता और क्या कुछ मिलता। पवेलियन लॉर्ड आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आजकल के बच्चे तो प्राइड से भरे हुए हैं और जो बात कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। ये वाली बात कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर नहीं मानना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारा अपना फैसला है कि तुम्हें क्या करना है। फिर साथ ही वो अपने पास से अपनी स्वर्ड निकालते हैं और उसे कहते हैं ये किंग लेवल का आर्टिफैक्ट है, ये स्वर्ड शुरुआत से मेरे पास थी, मैं ये तलवार तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर की तरह समझता हूँ, तुम इस तलवार को अपने पास रखो और इसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखना। इस तलवार को पोशान तलवार कहा जाता है और ये 3 पैटर्न किंग लेवल की तलवारों में से एक पावरफुल तलवार है। ये एक बहुत ही शार्प ब्लेड है और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो अरोरा एनर्जी को हासिल किया है ये उसके साथ कंपैटिबल होगी, तुम इसको यूज करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को अपने पास रखो, इसको अच्छे से कल्टीवेट करो और उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में कल्टीवेट करने के बाद एक बहुत ही महान स्वर्ड मास्टर बनोगे और मेरे स्वर्ड पवेलियन को नाम रोशन करोगे। बाकी के सारे डिसाइपल्स तो रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे पवेलियन लॉर्ड तो कितने ज्यादा महान इंसान है, उनको रिजेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर वो अपनी तलवार इस लड़के को तोहफे में दे रहे हैं। देखते हैं कि अब ये लड़का आगे से क्या करने वाला है। तुम्हारा जुंजी उसके सामने झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी ये तलवार नहीं ले सकता, मैं लूजून तलवार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी तो हैरान होते हैं। जेसन के फादर बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो, लड़के तुम अपने आप को समझते क्या हो? पहले तुमने अपने पवेलियन लॉर्ड के ऑफर को रिजेक्ट किया, वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे और उसके बाद अब तुमने यहाँ पर उनकी काइंडनेस को भी मना कर दिया, वो तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं और तुम उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम हमारे वेंशियन पवेलियन के लॉर्ड को कुछ भी नहीं समझते, क्या उनकी औकात इतनी है कि तुम उनको बार बार
रिजेक्ट किए जा रहे हो। मास्टर किन से कहते हैं तुमने यहाँ पर 9th लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को क्या हासिल कर लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर बन गए हो। यहाँ पर पूरे 11 मास्टर्स तुम्हें रिक्रूट करने के लिए आए, उसके साथ साथ हमारे पवेलियन लॉर्ड भी यहाँ पर खड़े हैं, वो भी तुम्हें ऑफर कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हें ऑफर की लेकिन तुमने उनकी ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया है। जुंजी उन लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर सिटी लॉर्ड के साथ कुछ गलत किया है? मैंने सिटी लॉर्ड के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, सॉरी पवेलियन लॉर्ड के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर मेरे टैलेंट्स को देखने के बाद ही मुझसे कहा कि मुझे अपना मास्टर बना लो, लेकिन मैं उनको अपना मास्टर नहीं बना सकता और ना ही मैं उनके पास ये गिफ्ट ले सकता हूँ। ये तो मेरी मर्जी है, इसी वजह से तुम लोग इसके ऊपर मेरा इल्जाम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। मुझे अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तुम लोग तो बस यहाँ पर खड़े होकर हमें जज कर सकते हो और वो भी गलत तरीके से। अगर वेंजियन पवेलियन के सारे स्वॉर्ड मास्टर्स तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे जैसे सवाल उठाने वाले लोग हैं, तो मुझे तुम्हारे इस पवेलियन का एक हिस्सा नहीं बनना। मैं तो तुम्हारा ना तो डिसाइबल बनूंगा और ना ही तुम्हारा कोई स्वॉर्ड मास्टर बनने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। तो तुम्हारे वेंजियन पवेलियन को ज्वाइन भी नहीं करूंगा। सुनते ही जेसन के फादर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, अब यहाँ पर तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हैं और हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। जैसे वो उसके करीब पहुंच जाते हैं उसी वक्त पवेलियन लॉर्ड उसे कहते हैं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पवेलियन लॉर्ड तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत होते हैं। वो कहते हैं कल के लड़के है ही इसी तरह के, आजकल की यंग जनरेशन के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि ये वही करते हैं जो इनको करने का मन है, ये जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करते। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर ये लड़का मुझे अपना मास्टर नहीं मानना चाहता तो ठीक है, ये हमारी वेंजियन पवेलियन में रहकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का यहाँ पर रहकर इतना अच्छा कल्टीवेट करेगा कि ये फ्यूचर में मुझे भी सरपास कर पाएगा और उसके बाद हो सकता है कि ये कभी हमारे पवेलियन का एक मास्टर बन जाए। जुंजी से कहता है पवेलियन लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात को समझा। बाकी के सभी लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं, बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, हमें तो समझ नहीं आ रही। पवेलियन लॉर्ड की 2 बार यहाँ पर इंसल्ट हुई है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा शांत कैसे है? लगता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर हमारे सामने शांत रहने का नाटक कर रहे हैं। इससे तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होंगे कि सभी लोगों के सामने उनकी इंसल्ट हो गई है। तो पवेलियन लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं। पवेलियन लॉर्ड के जाने के बाद तो टैंग जुनहान उसके साथ टिपक जाती है और उसे कहती है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो, तुमने तुम्हारे पवेलियन लॉर्ड को भी मना कर दिया। बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं जबकि इस लड़के ने हमारे पवेलियन लॉर्ड को भी मना कर दिया है, उन्हें अपना मास्टर नहीं माना। सभी का तो यहाँ पर चांस ही नहीं है, चलो हम सभी लोग भी यहाँ से चलते हैं और वो सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 133 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 134 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी एल्डर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जुंजी ने उनके पवेलियन लॉर्ड उनका भी कहना नहीं माना, कि उसको भी अपना मास्टर नहीं माना, तो वो उन सभी को अपना मास्टर क्यों बनाएगा। सभी के वहां से चले जाने के बाद हमारा जुंजी वहीं पर खड़ा होता है और उसके साथ प्रिंसेस जिया होती है। प्रिंसेस जिया उसे कहती है तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पर कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। पवेलियन लॉर्ड के स्टूडेंट बनने के बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते थे। हमारा जुंजी उसे कहता हाँ मुझे भी ऐसे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ही बहुत ज्यादा एरोगेंट। तो इसके बाद हमें पवेलियन लॉर्ड का सीन भी दिखाते हैं। पवेलियन लॉर्ड वहाँ पर तो बड़े ही शांत मिजाज थे, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद जब वो अपने घर में वापस आते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं उस कमीने बच्चे की हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे यहाँ पर 2 बार मना किया, वो भी सभी लोगों के सामने, उसने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। वो अपनी तलवार को उठाता है और कहता है अब पहली बार उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया अपने मास्टर के तौर पर, तब मैं अपनी तलवार उसको गिफ्ट में देना चाहता था क्योंकि इस तलवार की मदद से मैं हर तरफ से उसके ऊपर नजर रख सकता था। जब तक ये तलवार उसके पास रहती मैं देख सकता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उस लड़के ने तो इस रॉयल आर्टिफैक्ट को भी लेने से मना कर दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारी वेंजियन पवेलियन की टीचिंग के बारे में बात की। उसे क्या लगता है कि हमारी टीचिंग्स के बारे में ऐसे कोई भी किसी तरह भी आकर मुंह उठाकर बात कर सकता है। और गुस्से के साथ वो अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब क्योंकि वो हमारे वेंजियन पवेलियन का एक मास्टर बन चुका है, क्योंकि उसने 9th लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को अवेकन किया, इसी वजह से रूल ये कहता है कि उसे डायरेक्टली एक मास्टर बना दिया जाए। वो हमारे वेंजियन पवेलियन का मास्टर है, तक वो यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर कल्टीवेट करेगा। मैं उसे सारे रिसोर्सेज दूंगा ताकि वो रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज करे। और जब वो कल्टीवेट कर रहा होगा तो कल्टीवेशन के दौरान उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेट करना इतना भी आसान नहीं होता। बिना किसी मास्टर के कल्टीवेशन बहुत सा मुश्किल होती है। तब वो भागता हुआ मेरे पास आएगा और मुझसे माफी की भीख मांगेगा और कहेगा कि मैं उसका मास्टर बन जाऊं। तब देखना मैं वहाँ पर बहुत सारे नखरे करूंगा और उसके बाद उसे अपना डिसाइपल बना लूंगा। और उसके बाद जिंदगी में कभी वो मेरे सामने इस तरह बात नहीं कर पाएगा जब वो मेरे एहसान के तले दब जाएगा। पवेलियन लॉर्ड यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद अपनी इंसल्ट को बुला देता है और हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पवेलियन लॉर्ड को लगता है कि शायद जुंजी उसके पास माफी की भीख मांगते हुए आएगा, लेकिन ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, ये हम सभी लोगों को तो पता है। तो नेक्स्ट सीन हमें दूसरी माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे अपनी स्वर्ण इंटेंट को हासिल करने के बाद किंग जियान के साथ बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। ये सभी लोग अपने अपने पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं और वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जुंजी कहता है जब से यहाँ का वेंजियन पवेलियन का पवेलियन लॉर्ड फैन वुजी मेरे पास आया था, मुझसे बात की थी, उसी वक्त से मुझे ये बात और भी ज्यादा श्योर हो चुकी है।
किया। मेरी पिछली लाइफ में मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, मुझे पता है कि ये किस तरह का इंसान है, और अब जबकि ये मेरे पास आया था तो मैंने इसे देखा, ये सब कुछ जान लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है, इतना ज्यादा एरोगेंट इंसान है कि इसे अपनी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, यहाँ तक कि वो बाकी सभी लोगों को बहुत ज्यादा कम मांगता है। जहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे सामने शांत रहने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। अगर इसका बस चलता तो ये यहीं पर मेरी जान ले लेता, लेकिन ये अपनी इसी एरोगेंस के चलते ही इसे पवेलियन लॉर्ड बनाया गया है। इसी एरोगेंस की वजह से इसके पास बहुत सारी पावर, और इसी पावर की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ना सिर्फ बहुत सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, पिछले कई सौ साल से यहाँ पर वेंजियन पवेलियन का मास्टर बनकर बैठा हुआ है। हालांकि ये शक्ल से काफी ज्यादा फ्रेंडली दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह के बंदे से हमेशा बचकर रहना चाहिए। शुक्र है कि मैंने वहाँ पर उसके पास ना उसके गिफ्ट को, ना ही उसे अपना मास्टर बनाने के लिए कुछ कहा। इसी वजह से मुझे आगे इससे बहुत ज्यादा बचकर रहना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ आज के वाक्य को भूलने वाला है। आज उसकी 2 बार इंसल्ट हुई है और ये बात वो कभी भी नहीं भूलेगा। ये बच्चे भी यहीं पर बैठे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर बड़े बड़े पंछी दिखाई देते हैं। वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो वहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो तो आसमान में उड़ भी रहे हैं। तो वो सभी पंछी उड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। वहाँ पर टोटल 11 पंछी होते हैं। कीपर मास्टर किंग जियान बैठे होते हैं, उनसे कहते हैं ये सारे के सारे बड़े बड़े बर्ड जो तुम्हारे लिए लाए गए हैं, तुम सभी के माउंट हैं, इनके ऊपर बैठ जाओ, हमें पवेलियन की तरफ जाना है। टैंक किंग जल्दी से भागता हुआ एक पंछी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये वाला पंछी तो मेरा है। वो वहीं पर से जंप करता है और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन पंछी साइड के ऊपर हट जाता है। बेचारा टैंक किंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त तुम्हारा जुंजी आगे बढ़ता है और उस पंछी की चोंच के ऊपर जाकर हाथ रखता है, तो वो पंछी उसके सामने शांत हो जाता है। जुंजी उसके ऊपर बैठ जाता है और उड़ना स्टार्ट करता है। टैंक किंग ये देखकर कहता है लूजुन कमीने कहीं के, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अकेले तुम ही इस तरह के एक ड्रैगन पंछी को उड़ा सकते हो? देखो मैं भी लेके आ रहा हूँ। ये सारे के सारे बच्चे अपने अपने पंछी के ऊपर बैठते हैं और एल्डर किंग जियान उनके आगे आगे होते हैं। ये सभी लोग उनके पीछे होते हैं। आंख के ऊपर से सीनरी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। वो लोग कहते हैं वेंजियन पवेलियन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो माउंटेन्स के ऊपर बने हुए घर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि जहाँ पर सामने माउंटेन के ऊपर तुम्हें जो घर दिखाई दे रही है, स्वर्ड मास्टर यहीं पर रहते हैं, इन सभी घरों में रहते हैं। ये लोग वहाँ पर करीब पहुंचते हैं और कहते हैं तो क्या हम लोग वेंजियन पवेलियन में पहुंच आए हैं? तो एल्डर किंग जियान उनसे कहते हैं हाँ तुम सभी लोग यहाँ पर पहुंच आए हो, लेकिन उनके पंछी वहीं पर रुक जाते हैं। तो टैंक किंग कहता है तो हम लोग वेंजियन पवेलियन में आ गए, क्या हम लोग वाकई में वहाँ पर पहुंचने वाले हैं? बहुत ही जल्दी लैंडिंग करने वाले हैं। जबकि उसके साथ जेसन होता है। जेसन कहता है बेवकूफ कहेंगे, हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। एल्डर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं जेसन ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे जो पवेलियन है यानी कि हमारा जो वेंजियन पवेलियन है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी स्वर्ड रे फॉर्मेशंस हैं। तुम्हें से किसी को भी वेंजियन सेक्टर के अंदर जाना है तो तुम्हें यहाँ पर इन सारी की सारी रे फॉर्मेशंस को तोड़कर अंदर जाना होगा। हालांकि तुम लोगों ने ट्रायल टेस्ट को पास किया था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एक और टेस्ट होना बाकी है। तुम्हें यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना होगा। यहाँ पर जो स्वर्ड रे फॉर्मेशन है उससे बचते हुए तुम्हें इस पवेलियन के अंदर आना है। अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तभी तुम अंदर आ पाओगे। सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर कोई स्वर्ड रे फॉर्मेशन है? लेकिन वो कहाँ पर है? प्रिंसेस जिया की तरफ दिखाते हैं। प्रिंसेस जिया के पीछे की साइड के ऊपर से तलवार उड़ती हुई आ रही होती है। जुंजी बड़ी स्पीड से जंप करते हुए प्रिंसेस जिया को लेता है और अपने माउंट के ऊपर आ जाता है। तलवार के अटैक से उसको बचा लेता है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं साइड के ऊपर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पर तलवारों से अटैक हो रहा है। जुंजी कहता है वेंजियन पवेलियन की स्वर्ड रे फॉर्मेशन ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर हम लोग इसके साथ हिट हुए तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, हम लोग तो मारे जाएंगे। तो अपने बाकी के दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें आगे बढ़ना होगा वरना तुम सभी लोग निकल नहीं पाओगे। जुंजी तो अपनी प्रिंसेस जिया को लेकर आगे निकल आता है, जबकि वो बाकी के सभी लोग रे फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाते हैं और उनके ऊपर आसपास के ऊपर से तलवारों से अटैक हो रहा होता है। तो सभी लोग वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एल्डर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं तो तुम लोगों को इस रे फॉर्मेशन के बारे में क्या लगता है? जब वो सभी लोग रे फॉर्मेशन को पार करने के बाद अंदर पहुंच जाते हैं तो किंग जियान उनसे कहते हैं आप बताओ तुम्हें कैसा लगा, रे फॉर्मेशन कैसी है? सभी बच्चों की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो चिल्लाकर कहती है ये तो बहुत ही बकवास सी रे फॉर्मेशन थी, हम लोग वहाँ पर मरने वाले थे। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये रे फॉर्मेशन हमारे जैसे नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? तुम्हें इस तरह की रे फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं बिछानी चाहिए। तो एल्डर उनसे कहते हैं हम तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही नरमी बरत रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के रे फॉर्मेशन से तुम्हें गुजरना पड़ा है। हम लोग यहाँ पर फाइनल रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। तो एल्डर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं हालांकि तुम लोगों ने ट्रायल टेस्ट को पास किया और तुम टॉप 10 की पोजीशन पर आए हो, में तुम लोग को डिसाइपल्स बनोगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हमेशा यहीं पर रहते हैं। तुम सभी लोगों के लिए ये रहने की जगह है। वो इन्हें इशारा करते हुए कहते हैं वो सामने डॉम्स हैं वो तुम्हारे हैं। बच्चे उन डॉम्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं ये डॉम्स तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ देखो ऊपर माउंटेन और नीचे ये डॉम्स बने हुए हैं। इन सारे डॉम्स में जाकर रहने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। उनमें से कहता है इसका एक डॉम तो मेरे पूरे गाँव जितना है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो किंग जियान उनसे कहते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे रहने का सारा बंदोबस्त मेरा होगा, जल्दी से अब चले जाओ। तो वो सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे वो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, एल्डर उनसे कहते हैं तुम सभी लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम सभी लोगों को साइड के ऊपर जाना है। साइड के ऊपर एक बड़ी माउंटेन होती है और उस माउंटेन के ऊपर एक घर होता है। उनसे कहते हैं तुम लोगों को उस तरफ जाना है। तो वो सभी चिल्लाकर कहते हैं क्या हमें उस टॉप माउंटेन के ऊपर जो घर है उसके ऊपर रहना होगा? इतनी दूर हम लोग कैसे जाएंगे? एल्डर उनसे कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सभी लोग वहाँ पर रहने वाले हो? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूजुन जाकर रह
सकता है। लूजून के अलावा तुम में से कोई भी वहाँ पर जाकर नहीं रह सकता। एक्चुअली टैंकिन और बाकी के सभी लोग भी इसके साथ ही होते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, ने भी इसके साथ ही टेस्ट को पास किया है, फिर इसे रहने के लिए माउंटेन के ऊपर टॉप वाली जगह क्यों मिल रही है, जबकि हम सभी लोगों को यहाँ पर नीचे डॉम्स में रहने को मिल रहा है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। किंग जियान उनसे कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ माउंटेन के ऊपर वाला मेंशन जो है जुन लूजून के लिए है। तो एल्डर किंग जियान उनसे कहते हैं तुम लोग समझ रहे हो कि सिर्फ माउंटेन के ऊपर वो टॉप वाला जो मेंशन है वो लूजून का, ऐसी बात नहीं है। पूरी की पूरी माउंटेन और इस माउंटेन के आसपास जितने भी डॉम्स और जितने भी गार है वो सारे के सारे लूजून के हैं। ये बात सुनते हैं सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस अकेले को इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि हम लोग इसके डॉम्स में जाकर रहने वाले हैं। और हमारा शुंजी भी यहाँ पर काफी हैरान होता है, सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उनमें से एक चिल्लाकर कहता है हम सभी लोगों ने पवेलियन को एक साथ ज्वाइन किया, फिर लूजून के लिए ये सब कुछ स्पेशल क्यों है, उसे यहाँ पर फेवरेटिज्म का मौका क्यों मिल रहा है। पूरी की पूरी हिल दी जा रही है जहाँ पर बहुत सारे मेंशंस हैं और सारे के सारे मेंशंस इसी के नाम पे हैं और ऊपर से हमें भी इसी के डॉम्स में रहना पड़ेगा। हमें ये मंजूर नहीं, हम एहतजाज करेंगे। हमारा शुंजी भी आगे बढ़ता है और एल्डर से कहता है एल्डर मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही, क्या आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर मेरे लिए इतना ज्यादा बंदोबस्त क्यों किया गया है, ये पूरी माउंटेन और साथ में सारे डॉम्स मेरे नाम पर क्यों हैं, अब मुझे इसकी कोई वजह बता सकते हैं। तो एल्डर किंग जियान उनसे कहते हैं यहाँ पर जितने भी ऑर्डिनरी डिसाइपल्स आते हैं वो सारे के सारे डॉम्स में रहते हैं, जो ट्रू डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे ऊपर माउंटेन के ऊपर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है लूजून, क्योंकि तुमने 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को रिलीज किया था और वहाँ पर बहुत सारे स्वर्ड मास्टर तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तुम्हें रिक्रूट करने के लिए भी आए थे। तुम ना तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो ना ही तुम एक कोर डिसाइपल हो, तो क्या तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो कि तुम यहाँ पर क्या हो। वो आगे बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर एक गुड न्यूज देता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम आज के बाद से हमारे वेंजियन पवेलियन के नए स्वर्ड मास्टर हो। तुम्हारी वेंजियन पवेलियन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तुम्हारे जितनी यंग एज के लड़के को स्वर्ड मास्टर बना दिया गया हो, लेकिन आज से तुम एक स्वर्ड मास्टर हो। बाकी के सभी बच्चों के मुंह फिर से खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पहले वो सारे एल्डर इसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे और अब यहाँ पर इसको एक स्वर्ड मास्टर बना दिया गया है। मास्टर टैंग जुनहान भी वहाँ पर पहुंच जाती है। मास्टर टैंग जुनहान उनसे कहती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारा रूल है, कई हजार साल से यहाँ पर यही रूल चलता आ रहा है कि जो भी वहाँ पर स्वर्ड पूल के अंदर 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करेगा, उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, उसे हमारे वेंजियन पवेलियन का डायरेक्टली मास्टर बना दिया जाएगा। अगर तुम सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो तो चलो जाओ जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करो, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर जाकर मेहनत करो, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाले टेस्ट को पास करने के बाद तुम कोर डिसाइपल बन सको और कोर डिसाइपल बनने के बाद तुम लोग भी हमारे स्वर्ड मास्टर बन सको। तुम सभी लोग जिन और जैंग लेवल पर पहुंच जाओगे तो जिन एंड जैंग लेवल पर पहुंचने के बाद तुम सभी लोगों को कोर डिसाइपल से स्वर्ड मास्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ उनसे कहती हो तो आप मुझे बताओ क्या तुम में से किसी को कंप्लेन करना है, तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई भी कंप्लेन नहीं करनी। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 134 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर टैंग जुनहान वहाँ पर आती है और सभी बच्चों से कहती हैं हमारी पवेलियन का एक रूल रहा है, पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर यही रूल चलता आ रहा है कि जो भी वहाँ पर स्वर्ड पूल के अंदर 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करेगा या उसको एक्टिवेट करेगा, से हम लोग अपनी स्वर्ड पवेलियन का डायरेक्टली एक स्वर्ड मास्टर बना देंगे। अगर तुम्हें इस बात से कोई मसला है तो जाओ जाकर ट्रेनिंग करो। और जुंजी के सामने आती है और उसे कहती है लूजून चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। तो हमारा जुंजी उसके साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने लगती है तो वो उसे कहता है तुम जाओ जाकर बाकी बच्चों के साथ डॉम में रहो, जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो एल्डर टैंग हमारे शुंजी को अपने साथ लेती है और एक बड़े से पगोडा बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है। उस पगोडा बिल्डिंग के सामने एल्डर जानबो वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। तो एल्डर जानबो हमारे शुंजी को देखते कहते हैं लूजून मैं जहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे लिटिल ब्रदर, क्योंकि तुम एक स्वर्ड मास्टर बन चुके हो तो आज हम तुम्हें ब्रदर ही कहेंगे। मास्टर जानबो कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, पिछले कई सौ साल गुजर चुके हैं और हमें एक नया स्वर्ड मास्टर नहीं मिला था, और एक नया स्वर्ड मास्टर वो भी एक बहुत ही काम मेज का लड़का है। हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे पास एक नया ब्रदर आया है, चलो हमारे साथ आओ। जबकि एल्डर टैंग कहती है ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बनाना चाहती थी ताकि मैं अपनी नजर में इसको बड़ा कर सकूं और इसको कल्टीवेट करवा कर बहुत ही महान इंसान बनवा सकूं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये एक ऑनरली स्वर्ड मास्टर बन चुका है, यानी कि इसका स्टेटस भी अब मेरे स्टेटस के बराबर आ चुका है, मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। जबकि शुंजी सोच रहा था पूरे रास्ते तो तुम मेरे साथ बुरा ही करती आई हो, इतना ज्यादा बुरा करोगी। तुम्हारा शुंजी उनसे कहता है एल्डर मैंने सुना है कि आप लोगों के पास पहले से एक स्टूडेंट है जिसके पास 9th लेवल का स्वर्ड इंटेंट है, उसने भी 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को रिलीज किया था। एल्डर टैंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम उसको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो क्योंकि वो यहीं कहीं पर होगा, हमारे पास ऐसा बंदा पहले से मौजूद है। लेकिन साथ ही उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सुजेस्ट करूंगी कि तुम इस बंदे से दूर ही रहना, क्योंकि वो बंदा भरोसे लायक नहीं है और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है। फिर साथ ही वो से कहते हैं चलो हम लोग यहाँ पर वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। वो से कहते हैं तुम्हें पता है कि इस पगोडा के अंदर क्या है, इस पगोडा के अंदर बहुत सारी तलवारें रखी हुई है, बहुत सारी फेमस और पावरफुल तलवारें जिनमें बहुत सारे किंग लेवल के वेपन्स भी
है। हमें यहाँ पर अंदर जाना होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रस्म है कि जो भी यहाँ पर एक नया स्वर्ड मास्टर चुना जाता है उसको इस पगोडा के अंदर भेजा जाता है अपना एक स्वर्ड वेपन लेने के लिए। ठीक है कि तुम्हारे पास अपने स्वर्ड वेपन्स होंगे लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स नहीं होते। यहाँ पर एक सिग्नेचर वेपन की जरूरत है। अंदर जाओ, जाकर अपने लिए एक स्वर्ड को चूज करो। स्वर्ड को चूज करने के बाद वही वेपन तुम्हारा सिग्नेचर वेपन बनेगा। हमारे स्वर्ड पवेलियन में तुम उसी के साथ ही स्वर्ड मास्टर कहलाओगे। एक और बात, हम लोग तुम्हारे साथ वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अकेली वहाँ पर जाना होगा और अपने लिए वेपन को चूज करना होगा। हमारा शुंजी उनसे कहता है ठीक है फिर मैं अंदर जा रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन चलो कम से कम यहाँ पर एक रूल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी के सेक्टर्स में होता है। हमें यहाँ पर नया मास्टर बनने के बाद अपने लिए वेपन चूज करने का मौका मिलता है। यहाँ पर वेपन को चूज करने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है जैसे कि बाकी के सेक्टर्स में है। हमारा शुंजी अंदर चला जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर हवा में बहुत सारी तलवारें होती हैं। सारी की सारी तलवारें काफी ज्यादा स्पेशल होती हैं। शुंजी कहता है तो यहाँ पर तो वाकई में बहुत सारी तलवारें हैं, इसको अगर हम लोग स्वर्ड टावर कहें तो गलत नहीं होगा। तो हमारा शुंजी कहता है मेरे पास जो होली स्पिरिट है उस होली स्पिरिट ने मुझे दूसरी वाली तलवार के बारे में बताया था, पिच ब्लैक के बारे में। उसने कहा था उस तलवार की जो स्पिरिट है वो एक डेविल्स की स्वर्ड है और उसके पास डेविल पावर्स है। अगर मैं उसको कंटिन्यूअसली यूज करता रहूंगा तो वो मुझे कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वहाँ पर उस पूल के अंदर मैंने जो अरोरा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, जो स्वर्ड इंटेंट मैंने हासिल किया है वो ब्लैक पिच स्वर्ड के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। इस वजह से मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। यहाँ पर से अपने लिए एक सूटेबल वेपन को चूज करने वाला हूँ, एक ऐसी तलवार जो कि मेरे अरोरा एनर्जी के साथ सूटेबल हो और मेरे उससे यूज कर सकूं। हमारा शुंजी वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, एक तलवार को हाथ लगाता है, उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है लेकिन वो तलवार साथ ही हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करती है। हमारा शुंजी उसकी स्लैश को अवॉइड करता है। फिर साथ ही हमारा शुंजी कहता है जो तो मेरे पर अटैक कर रही है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपनी फायर के साथ उस पर अटैक करते हुए उसकी हैंडल को पकड़ लेता है और कहता है तो ये बात भी यहाँ पर वाकई में सच है कि एक तलवार अपने मालक को खुद चूज करती है। जब हम लोग तलवार को चूज करने के लिए जाते हैं, अगर तलवार आपको चूज नहीं करना चाहती तो वो कभी भी आपके हाथ में फिट नहीं बैठेगी। अगर आप एक तलवार को जबरदस्ती चूज करवाना चाहते हैं तो आपको उसे फाइट में हराना होगा, तभी वो आपकी गुलाम बन पाएगी। तुम्हारे शुंजी के हाथ में जो तलवार लगी है वो वाली तलवार उसकी एनर्जी के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसी वजह से वो उस तलवार को छोड़ देता है। शुंजी कहता है मुझे यहाँ पर किसी ऐसी तलवार को ढूंढना होगा जो मेरी अरोरा एनर्जी के साथ बिल्कुल कंपैटिबल हो। फिर शुंजी आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे यहाँ पर सारी तलवारों को चेक करना पड़ेगा किसी ऐसी तलवार के लिए जो कि मेरे लिए ठीक होगी। तो वो काफी देर तक वहाँ पर ढूंढता रहता है, आसपास की काफी सारी तलवारों को चेक कर लेता है। शुंजी कहता है मैंने यहाँ पर बहुत सारी तलवारों को चूज करके देखा है लेकिन उनमें से कोई भी तलवार ऐसी नहीं थी जो कि मेरी अरोरा एनर्जी के साथ कंपैटिबल हो सके। वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है स्वर्ड टावर बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि मेरे लिए हो। जैसे शुंजी आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है, ग्राउंड के अंदर गड्ढा बन जाता है और आसमान के ऊपर वो देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। शायद ये शुंजी के लिए किस्मत की तरफ से एक इशारा था कि आसमान के ऊपर उसे रोशनी दिखाई दे रही है। वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। जब वो बैल्कनी में ऊपर जाता है तो वहाँ पर दीवार के अंदर एक टूटी फूटी तलवार होती है। शुंजी कहता है ये क्या, ये तो एक टूटी हुई तलवार है जिसे इन क्रैक्स के अंदर, दीवार के अंदर इन क्रैक्स के अंदर छुपा कर रखा गया है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टूटी हुई तलवार उसी टूटी हुई तलवार के टुकड़े का हिस्सा हो, क्योंकि मेरे पास पहले से होली स्वर्ड का टूटा हुआ एक टुकड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि ये उसका बाकी का टूटा हुआ हिस्सा है। तो शुंजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जैसे उसको टच करने लगता है वो स्वर्ड भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो शुंजी पे अटैक करती है तो शुंजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए कहता है ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से इस तलवार की जो शेप है वो ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस है जो कि कोल्ड लाइट से है। शुंजी इस तलवार से कहता है पहले तो तुमने मेरे पर स्नीक अटैक किया, अब मैं रेडी हूँ, चलो मेरे पर अटैक करके दिखाओ और देखते हैं कि क्या तुम मेरे पर अटैक कर पाती हो या नहीं। इसके साथ ही तलवार के अंदर से एनर्जी निकलती है और हमारा शुंजी भी अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। तलवार उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाती है और शुंजी बार बार उसके स्लैशेस को अवॉइड करता है। सारी स्लैशेस को अवॉइड करने के बाद तलवार जब उड़ती हुई शुंजी की तरफ सामने की तरफ से आ रही होती है तो हमारा शुंजी कहता है तो देखते हैं कि मैं इसको पकड़ पाता हूँ या नहीं। वो स्नो एलिमेंट को यूज करते हुए उसके हैंडल को पकड़ लेता है और शुंजी उस तलवार को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से होली स्पिरिट बाहर निकलती है और कहती है लड़के तुमने वाकई में कर दिया, तुम तो सक्सेसफुल रहे, तुमने मेरी तलवार के दूसरे टूटे हुए टुकड़े को भी ढूंढ लिया, अब मैं अपने आप को कंप्लीट कर सकती हूँ। इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। होली स्पिरिट अपनी टूटी हुई तलवार के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही है। देर के बाद हमारा शुंजी उस पवेलियन के अंदर से बाहर निकल आता है। जब वो स्वर्ड पगोडा के अंदर से बाहर निकलता है मास्टर जानबो से कहते हैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुमने अपनी पसंद की तलवार को चूज कर लिया है या फिर तुम्हारी पसंद की तलवार तुम्हें मिल गई है। तो शुंजी उस टूटी हुई तलवार को उनके सामने करता और कहता हाँ मुझे मेरी तलवार मिल गई है। मास्टर जानबो से कहते हैं हाँ ये तलवार टूटी हुई है लेकिन फिर भी तुमने इसको चूज किया है तो ये बेहतर ही होगी। एक तलवार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ती है। एल्डर टैंग हमारे शुंजी से कहती है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्यों ना मैं तुम्हें वापस तुम्हारे डोम तक छोड़ा हूँ, तुम्हें मेंशन तक छोड़ आती हूँ। जैसे ये लोग वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं वहीं पर एक और एल्डर को दिखाते हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो भी एक स्वर्ड मास्टर होता है। वो शुंजी को देखते ही कहता है ये लड़का कहाँ से आ गया, इस लड़के की इतनी हिम्मत जो यहाँ पर चलाया है। हमारा शुंजी उस एल्डर को देखने के बाद वहाँ पर झुकता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एल्डर्स को देखकर झुकते हैं। वहाँ से एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के लगता है कि तुम किसी जंगल से आए जो तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपने इस मास्टर के सामने झुकना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि स्वर्ड मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मास्टर शान वो आगे बढ़ते हैं, उसे अपनी तरफ खींचते
खींचते और कहते हैं कि जैंग शेन ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम इस लड़के को क्या समझ रहे हो कि ये कोई स्टूडेंट है। ये कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि ये हमारी पवेलियन का एक नया स्वर्ड मास्टर है। स्वर्ड मास्टर को दूसरे मास्टर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो वो मास्टर भी पीछे की तरफ घूमता और कहता है क्या वाकई में क्या ये वही लड़का है लू जुन जिसके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। फिर साथ ही वो जुनजी से कहता है मैंने सुना है कि तुमने चैंग फैमिली और किन फैमिली दोनों के एल्डर्स को बहुत ज्यादा ऑफेंड किया है। तुम्हें पता है कि वो दोनों फैमिलीज के एल्डर जो है वो मेरे ब्रदर्स हैं। एल्डर जुनजी को लेसन सिखाने की बात करते हैं, जबकि मास्टर जानबो गुस्सा आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि जैंग जी तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम नए स्वर्ड मास्टर के साथ यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं कर सकते, यहाँ पर ये कर क्या रहे हो। जैंग उसे कहते हैं बस भी करो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। इस लड़के ने चैंग फैमिली और किंग फैमिली के एल्डर्स को ऑफेंड किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस लड़के को एक सबक सिखाने वाला हूँ। मैं इसको सबक सिखाऊंगा कि अपने जैसे दूसरे स्वर्ड मास्टर के साथ कभी पंगा मत लेना। ऊपर से ये अभी तक एक ऑफिशियल स्वर्ड मास्टर तो बना भी नहीं है क्योंकि अभी तक सेरेमनी नहीं हुई। सेरेमनी होने के बाद ही स्वर्ड मास्टर सभी लोगों को बताएंगे, किन मास्टर सभी को बताएंगे कि ये हमारा नया स्वर्ड मास्टर है, इसी वजह से अभी मैं इसको सबक सिखा सकता हूँ। इसी के साथ ही एल्डर की जैंग कहते हैं आज तो मैं इस लड़के को इसके घुटनों के ऊपर झुका कर रहूंगा। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जानबो भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो एल्डर की जैंग हमारे जुनजी से कहते हैं चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। तुम्हारा जुनजी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है, एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मेरे घुटनों पर आने पर मजबूर कर सकती हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा। ये बात सुनने के बाद एल्डर की जैंग गुस्सा होती है और उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें झुकने में मजबूर नहीं कर सकता, तो लगता है कि अब मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। इसी वो से मारने लगते हैं। उसी वक्त पवेलियन लॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पवेलियन लॉर्ड कहते हैं कि जैंग शेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर इस लड़के के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। वो सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। पवेलियन लॉर्ड वहाँ पर नीचे उतर आते हैं और जुनजी से कहते हैं जुनजी तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर हमारे स्वर्ड मास्टर बनने के बाद अपनी पहली तलवार को चूज कर लिया जो कि बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जी कहता है पवेलियन लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने पास एक बुक निकालते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुमने अपने लिए स्वर्ड को चूज कर लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बुक देने वाला हूँ। इस बुक के अंदर हमारे एल्डर्स के बारे में लिखा हुआ है, हमारे इस पवेलियन की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तुम्हें इसमें से किसी चीज की समझ ना आए तो तुम आकर मुझसे पूछ सकते हो या फिर किसी एल्डर से जाकर मदद ले सकते हो। एल्डर की जैंग उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं पता नहीं इस लड़के में ऐसा क्या खास है कि हमारे पवेलियन लॉर्ड इस लड़की को बहुत सा सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसको स्वर्ड मास्टर तस्लीम कर लिया है। मास्टर जानबो और मास्टर टैंक दोनों ही हमारे जुनजी के साथ ही होते हैं। वो दोनों से अपने साथ लेकर आते हैं और उसके बाद उसे अपने पवेलियन की हिस्ट्री के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। वो उसे कहते हैं हमारे वेंजियन पवेलियन में दो लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा की जाती है, एक हमारे पवेलियन लॉर्ड है और उसके बाद हमारे स्वर्ड मास्टर्स हैं। जितने स्वर्ड मास्टर्स हैं उन सभी की भी काफी ज्यादा इज्जत की जाती है। उसके अलावा काफी सारे एल्डर्स हैं लेकिन वो स्वर्ड मास्टर्स नहीं कहलाते। स्वर्ड मास्टर हम लोग तब बनते हैं जब हमारे स्किल्स को देखने के बाद जो पवेलियन लॉर्ड होते हैं वो हमें यहाँ पर स्पेशल पोजीशन देते हैं, एक स्पेशल टाइटल देते हैं जो कि स्वर्ड मास्टर का होता है। बाकी के सारे एल्डर्स वो ऑर्डिनरी एल्डर्स होते हैं, उनके पास स्वर्ड मास्टर जितनी रिसोर्सेज नहीं होते। यहाँ पर स्वर्ड मास्टर्स में भी दो ग्रुप हैं, एक तो स्वर्ड मास्टर्स होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर होते हैं जैसे कि तुम और तुम्हारे साथ वो दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम बाइली है। उसके बाद स्वर्ड मास्टर को भी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया जाता है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर एपिसोड 135 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुनजी को जानबो और उसके साथ साथ मास्टर टैंग होती है, वो उसको सारी स्टोरी बता रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर और स्वर्ड मास्टर में क्या फर्क होता है। तो जुनजी के साथ एक और स्टूडेंट है जिसके पास 9th लेवल का स्वर्ड इंटेंट है जिसको बाइली कहते हैं, वो भी एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर है जुनजी की तरह। और जहाँ पर बाकी के जितने भी स्वर्ड मास्टर उनको 3 डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया जाता है और वो तीनों डिपार्टमेंट में एक क्रिमिनल लॉ का डिपार्टमेंट आता है, दूसरा इंटरनल अफेयर्स और तीसरा रूरल ट्रांसमिशन का डिपार्टमेंट आता है। तो वो जुनजी को बताते हैं कि इन सब में जो ज्यादा पावरफुल स्वर्ड एल्डर्स हैं सारे के सारे क्रिमिनल लॉ में आते हैं। क्रिमिनल लॉ वाले वो लोग हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट्स की फॉर डेथ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर कुछ बुरा होता है तो वो उनका फैसला देते हैं और वहाँ पर उनको सजा देते हैं, जो उनको मार भी सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं। सब में उनका डिसीजन फाइनल होता है। और इनका जो मास्टर है यानी कि इन सभी का जो हेड है उसका नाम मास्टर वू चैन है। तो उसका पूरा नाम फैन वू चैन है। तो फैन वू चैन जैसे कि हमारे पवेलियन लॉर्ड है जिसका नाम फैन वूजी है, वो उसी का छोटा भाई है। वजह से यहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर है क्योंकि वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट का हेड है। इसी वजह से ऊपर से वो पवेलियन लॉर्ड का छोटा भाई भी है, तो कोई भी उनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता। हमारे पवेलियन लॉर्ड के बाद वो हमारा वाइस पवेलियन लॉर्ड है जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी की जाती है। दूसरे नंबर पर दूसरा डिपार्टमेंट आता है जो कि इंटरनल अफेयर्स का है। इंटरनल अफेयर्स में टोटल 7 स्वर्ड मास्टर्स आते हैं और उन 7 स्वर्ड मास्टर्स का जो लीडर है जेसन चैंग का फादर है, उसके साथ किन क्यामू है, ये दोनों ही उसके लीडर है, वाइस लीडर और लीडर है। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट रूरल ट्रांसमिशन का आता है, को इनर और आउटर गेट में यहाँ पर तकसीम किया जाता
है तो इनर और आउटर गेट के ऊपर। तो आउटर गेट के ऊपर तो ज्यादा एल्डर्स नहीं है, लेकिन इनर में काफी सारे एल्डर्स हैं जिनमें हम लोग भी शामिल हैं। आउटर गेट वाला जो एल्डर था अभी कुछ दिन पहले यहाँ से चल बसा, यानी कि वो मर गया है। एल्डर टैंग उसे स्ट्रक्चर बनाकर सारा कुछ समझाती है और कहती है ये हमारे पूरे वेंजियन पवेलियन के स्वर्ड मास्टर्स का स्ट्रक्चर है। वो उसे कहती है हम लोग तीसरे ग्रुप में आते हैं। हम लोग ना तो यहाँ पर किसी की लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनल अफेयर्स में भी नहीं है। हम लोग तो रूलर ट्रांसमिशन में है, वजह से हमारा रैंक बाकी के सभी एल्डर से बहुत ज्यादा लो है। एल्डर टैंग हमारे जुंजी से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें क्रिमिनल लॉ वाले डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। तो तुम उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इंटरनल अफेयर वाले डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम बहुत सारा पैसा बना सकते हो, जैसे कि बाकी के एल्डर्स वहाँ पर पैसे बना रहे हैं। हमारा जुंजी उनके सामने नाटक करता है जैसे कि उसे किसी भी बात की समझ नहीं आई। फिर साथ ही वो सोच रहा था अब मुझे पता चला कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बातें होती है, यानी जितने भी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के मसले होते हैं, ट्रेजर्स को ढूंढने का जितना भी मामला होता है, वो सारे का सारा जेसन का फादर उसके साथ किन फैमिली के लोग क्यों हैंडल करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंटरनल अफेयर्स के एल्डर के लीडर्स हैं और ये लोग यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं और बहुत सारी करप्शन कर सकते हैं। इसी वजह से जो लोग बाकी के एल्डर से बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो मास्टर जान वो हमारे जुंजी को बताते हैं कि जब से हमारा वेंजियन पवेलियन बनाया गया है तब से यहाँ पर स्वर्ड मास्टर्स हैं। स्वर्ड मास्टर के साथ साथ यहाँ पर ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कॉपीज के साथ रहते थे, लेकिन पिछले कई सालों से इन तीनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जो पीस था वो खत्म होता जा रहा है। ये तीनों इंटरनल अफेयर्स के डिपार्टमेंट की वजह से आपस में झगड़ते रहते हैं। अब देखते हैं कि पवेलियन लॉर्ड मुझे यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में डालना चाहता है। मुझे तो लगता है कि वो मुझे किसी डिपार्टमेंट में डालकर इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन देखेंगे इस सब की वजह से उसे इससे कोई फायदा होने वाला है, यहाँ पे रैंड के ऊपर मुझे फायदा होगा। नेक्स्ट सीन हमें वूजी का दिखाया जाता है। तो फैन वूजी अपने रूम में बैठा होता है, तो उसी वक्त वो दोनों मास्टर्स के पास आते हैं। मास्टर कीनर मास्टर चैंग उसके पास आते हैं। वो उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, वो भी इतनी रात के वक्त। वो दोनों उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सर हम लोग लूजून के बारे में बात करने के लिए आए हैं। उनसे कहता है तुम लूजून के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं पवेलियन लॉर्ड क्या आपको नहीं लगता कि उस लड़के लूजून को हमारे पवेलियन का एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर बनाना गलत होगा। आप वाकई में इस तरह के इंटेंशंस रखते हैं, क्या आप वाकई में उसे एक स्वर्ड एल्डर बनाना चाहते हैं। तो वूजी उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, मैं उसे एक एल्डर बनाना चाहता हूँ। वो साथ ही उसे कहता है क्या तुम लोगों ने देखा नहीं उस लड़के ने 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को कंडेंस किया था, और हमारे यहाँ पर रूल है कि जो भी यहाँ पर 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को हासिल कर लेगा चाहे उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर स्वर्ड एल्डर बनाया जाएगा। और मैं यहाँ पर वही कुछ कर रहा हूँ, एक एल्डर एक स्वर्ड पवेलियन लॉर्ड होने के नाते मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि कहीं तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा। एल्डर कीन उसे कहते हैं एक ऐसा रूल जो कि हजारों साल पहले बनाया गया था, हम सभी को उसकी पाबंदी करनी चाहिए, हम सभी लोग उस रूल को मानते हैं, तभी तो हमारा पवेलियन यहाँ पर कामयाब रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस लड़के को स्वर्ड मास्टर बनाने से पहले कुछ टेस्ट लेने चाहिए थे, या फिर उसकी आइडेंटिटी के बारे में जान लेना चाहिए था। हमें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ से आया है और कैसे यहाँ तक पहुंचा है। हम लोग उसे अपने स्वर्ड मास्टर्स के बीच में अपना एक स्वर्ड मास्टर बनाकर बिठाना चाहते हैं। एल्डर चैंग यहाँ पर मशवरा देते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि उस लड़के को कम से कम 1 साल या 2 साल के लिए यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए। अगर वो सारे टेस्टों को पास कर लेता है तो उसके बाद बेशक आप उसको ऑनरेबल जज बना दीजिएगा। तब तक हम उस लड़के के बारे में सारे शक को भी दूर कर लेंगे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके। तो पवेलियन लॉर्ड उनसे कहते हैं तो तुम लोग इस बारे में इस तरह सोचते हो। वो लोग कहते हैं हाँ एल्डर हम लोग इस तरह ही सोचते हैं। तो पवेलियन लॉर्ड उन लोगों से गुस्से के साथ कहते हैं मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात से डर रहे हो कि वो लड़का लूजून कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है और बात करने से झिझकता नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो तुम्हारे बिजनेस को ठप न करवा दे, जो भी करप्शन का बिजनेस तुम लोग कर रहे हो। वो दोनों जल्दी से ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकते हैं और कहते हैं हमारे लॉर्ड इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी गलती है, हम इस तरह की बात दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वेंजियन पवेलियन के लिए ही करते हैं। और उस लड़के की पोजीशन हमसे हायर भी हो जाती है तभी हम लोग इस बात के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन हम लोग बस यहाँ पर ये कह रहे थे कि आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। आपने हमारे ऊपर ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि हम लोग यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते। तो यहाँ पर आसपास के डिसाइपल से बातें सुनने को मिली है, वो सभी बच्चे कह रहे थे कि उसको डायरेक्टली एल्डर बना दिया गया है, जबकि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से हम लोग आपसे बात करने के लिए चले आए हैं। तो मास्टर वूजी उन लोगों से कहते हैं तुम लोग हम यहाँ पर एक लड़के से डर रहे हो, तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है, वो एक ऐसा स्वर्ड मास्टर है जिसके पास उसकी कोई भी पोजीशन नहीं है, उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही वो उनको इशारा भी दे देता है और कहता है मुझे तुम सभी लोगों की कंप्लेन में भी दिलचस्पी नहीं है, यानी कि तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो और मेरे पास कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। की बात सुनने के बाद एल्डर चैंग और एल्डर कीन दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद कहते हैं यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, पवेलियन लॉर्ड के पास लूजन को निकालने की अरदास एक नहीं बल्कि 2 बार आ चुकी है। इस तरह करते करते अगर एक बार और यहाँ पर उसको निकालने की बात चली तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसी के साथ ही वो अपनी डेविलिश स्माइल देते हुए हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जबकि पवेलियन लॉर्ड ने यहाँ पर ये बात कर दी है कि वो दोबारा हमारी कंप्लेंट्स को नहीं सुनेंगे, इस बात का मतलब यह है कि हम लोग जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं और किसी को कोई भी नहीं पड़ी, यानी कि पवेलियन लॉर्ड भी सब में नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाया जाता है। जुंजी अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर अपने रिइंकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी तलवार के दूसरे टूटे हुए टुकड़े को निकालता और कहता है दोनों टुकड़ों को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये दोनों एक ही तलवार का हिस्सा हैं। बस
उम्मीद है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं और वो उन दोनों टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। जैसे ही वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है तो जुंजी कहता है ये तो आपस में जुड़ गई हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तलवार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो तलवार टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। फिर साथ ही जुंजी को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टारी स्काई दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सारे सितारे भी निकले होते हैं। जुंजी चैन की सांस लेता और कहता है शुक्र है कि मैं अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर था, अगर मैं रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर नहीं होता सारे के सारे आसमान के ऊपर जो तारे दिखाई दे रही है ये तारे नहीं बल्कि ये मेरी तलवार के टूटे हुए टुकड़े हैं। ये सारे टुकड़े मेरे पूरे के पूरे मैंशन को बर्बाद कर देते। जुंजी वहाँ पर फिर से अपने आसपास से उन सारे तारों यानी उन सारे टुकड़ों को वापस कंबाइन करने की कोशिश करता है। जुंजी कहता है जबकि ये तलवार छोटे छोटे पीसेस में टूट चुकी है, लेकिन अब जब मैं इसे दोबारा जोड़ूंगा तो ये कंप्लीट होकर जुड़ेगी। और वो तलवार के टुकड़ों के अंदर अपनी जान पावर को इंसर्ट करता है, जान पावर के साथ उन सभी को दोबारा से फ्यूज करना स्टार्ट करता है। वो सारे के सारे टुकड़े वहाँ पर उसके आसपास आकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे वो उसके पास आकर जमा हो रहे होते हैं उसी वक्त से वहाँ पर एक ब्लैक होल दिखाई देता है और वो उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। जुंजी कहता है ये कौन सी जगह, मैं कौन सी जगह के ऊपर गिर रहा हूँ। तो ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो उसे सामने दिखाई देता है वहाँ पर काफी सारा डार्क हो रहा होता है। उस डार्क हो रहा के साथ सामने की तरफ से काफी सारी लाइट भी दिखाई दे रही होती है, जैसे कि वहाँ पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। जुंजी कहता है लगता है कि होली स्वर्ड और साथ में ब्लैक पीच स्वर्ड वो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रही है और मैं इस वक्त उनकी मेमोरीज के अंदर हूँ। ये होली स्वर्ड की मेमोरीज है क्योंकि मैंने उसकी तलवार को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। तो वहाँ पर होली स्वर्ड और पिच ब्लैक दोनों आपस में फाइट कर रही होती है, लेकिन जो पिच ब्लैक स्वर्ड होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है। वो व्हाइट स्वर्ड के ऊपर अटैक कर रही होती है, होली स्वर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ दबा रही होती है। इस स्वर्ड को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि वो यहाँ पर इसको रोक नहीं पाएगी। उसने अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक किया होता है, लेकिन उसकी तलवार दो हिस्सों में टूट जाती है। तलवार के टूटने के बाद वो पीछे की तरफ हटती है और पीछे हटने के बाद उसे कहती है एक ना एक दिन मैं वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। इसी के साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और साथ ही अपनी तलवार के दोनों टुकड़े भी ले जाती है, जबकि पिच ब्लैक स्वर्ड वहीं पर रह जाती है। तो हमारा जुंजी वहीं पर होली स्वर्ड से बात करता है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद तुम काफी ज्यादा अपसेट हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विनर को ही इज्जत मिलती है जबकि हारने वाले को निकाल दिया जाता है। जुंजी उसे बताता है अपनी पिछली लाइफ में एक बंदा जिसका नाम जाओ जिंग टियान था, वो मेरा दोस्त था, उसके हाथों से मैं मारा गया था और मेरे पास जितनी भी अचीवमेंट थी, मैंने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ जाया हो गया। इस वक्त क्या महसूस कर रही हो ये मैं अच्छी तरह से जान सकता हूँ। अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है जबकि तुमने यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मान ही लिया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस दुनिया में दोबारा से शाइन करवा दूंगा, यानी कि इस दुनिया के ऊपर दोबारा से तुम्हारी राज होगा। सिर्फ और सिर्फ होली स्वर्ड का नाम होगा और पिच ब्लैक का नाम नहीं होगा। होली स्वर्ड भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है। हमारा जुंजी वहीं से उसकी मेमोरीज के अंदर से बाहर निकलकर वापस उसी जगह पर आ जाता है अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर, लेकिन उसकी तलवार अब कंप्लीट हो चुकी है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में उसकी कंप्लीट तलवार होती है। जुंजी कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, मेरे पास जो एंशिएंट होली स्वर्ड थी अब ये कंप्लीट हो चुकी है। जुंजी अपनी तलवार से कहता है होली स्वर्ड पिछले कई हजार साल की सफरिंग्स के बाद, पिछले कई सौ साल अपने लिए नया ऑनर ढूंढने के बाद तुम्हें यहाँ पर नया ऑनर मिल चुका है और साथ ही तुम कंप्लीट हो चुकी हो। अब तुम यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हुई हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया नाम दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें रेनबो स्वर्ड कहूंगा। जुंजी को यहाँ पर उसकी तलवार भी मिल चुकी है और नेक्स्ट दिन वो दिन होने वाला है जब हमारे जुंजी की सेरेमनी होने वाली है, जहाँ पर हमारे जुंजी को स्वर्ड मास्टर बनाया जाएगा, उसको टाइटल दिया जाएगा। सभी एल्डर्स सभी मास्टर्स वहाँ पर उस जगह के ऊपर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ तक पवेलियन लॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जुंजी वहाँ पर नहीं आया होता। वो लोग कहते हैं आज तो हम लोग यहाँ पर सेरेमनी के लिए आए हैं, लेकिन ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर यहाँ तक पहुंचा क्यों नहीं है, उसे तो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। वैसे कहता है मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ताकि उसने पवेलियन लॉर्ड की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा था कि वो उसके मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसने उसकी ऑफर को रिजेक्ट किया, फिर साथ उसकी तलवार लेने से भी मना कर दिया। पता है कि उसे हमारे स्वर्ड मास्टर की रखी हुई सेरेमनी के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर इतना ज्यादा लेट आ रहा है। स्वर्ड मास्टर भी वहाँ पर बैठे उन सभी लोगों की बातें बड़ी आराम से सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 136 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे जुंजी को यहाँ पर आसानी के साथ उसका टाइटल मिल जाएगा, एक स्वर्ड मास्टर होने का टाइटल, या फिर नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी ही सेरेमनी जो कि उसके लिए रखी गई है, जुंजी स्वर्ड मास्टर बना है। इसी वजह से वेंजियन पवेलियन के वहाँ पर एक रिवाज होता है कि सभी के सभी स्वर्ड मास्टर्स को वहाँ पर बुलाया गया था और सभी एल्डर्स और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, ताकि पवेलियन लॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हमारा जुंजी अभी तक नहीं पहुंचा होता। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, इसे यहाँ पर लोगों ने स्वर्ड मास्टर क्या बना दिया, इसकी एरोगेंस तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। पवेलियन लॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये लड़का अभी तक पर नहीं पहुंचा। तो पवेलियन लॉर्ड भी चुपचाप वहाँ पर बैठे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हमारे जुंजी की वहाँ पर एंट्री होती है। हमारा जुंजी वहाँ पर आने के बाद कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लूजुन यहाँ पर आ चुका है। तो वो सभी लोग लूजुन को देखते ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, एज तो हमारी एज के बराबर ही होगी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा बिग शॉट कैसे हो सकता है। लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं और कहती है लड़का तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मास्टर चैंग वहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा है जो कि बहुत ही जल्दी इसकी गर्दन के ऊपर छुरा फेरा जाएगा और इसको मार दिया जाएगा। तो हमारा जुंजी सीधा
पवेलियन लॉर्ड के पास जाता है, उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है और साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। पवेलियन लॉर्ड से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर पूरे टाइम के ऊपर आए हो, हम लोग अभी यहाँ पर सेरेमनी को स्टार्ट ही करने वाले थे। तो फिर साथ ही वो जुंजी को बैठने के लिए कहते हैं। तो हमारा जुंजी वहाँ पर देखता है कि एक सीट खाली होती है। जुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर एक सीट खाली क्यों है? इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और स्वर्ड मास्टर भी है जो यहाँ पर नहीं आया। पवेलियन लॉर्ड उसकी सोच को समझ लेते हैं और उसे कहते हैं तुम इस खाली सीट की तरफ देख रहे होगे कि ये सीट खाली क्यों है? ये मेरे स्टूडेंट बाइली की सीट है, तुम्हारी तरह वो भी एक ऑनरेरी स्वर्ड मास्टर है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के लिए सर्कुलेशन में गया हुआ है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तुम जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ। हमारा जुंजी जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो उसके बाद वो सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग भी शांत हो जाओ। पवेलियन लॉर्ड उन सभी लोगों को कहते हैं जैसा कि हमारे यहाँ पर हमारे पवेलियन में पिछले हजारों साल से एक रूल चलता आ रहा है, वो रूल है कि जो भी उस पॉन्ड के अंदर जाने के बाद 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को हासिल कर लेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, हम लोग अपने वेंजियन पवेलियन का एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर बना लेंगे। तो इस लड़के लू जुन ने यहाँ पर 9th लेवल के स्वर्ड इंटेंट को अवेकन किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस लड़के को अपना ऑनरेरी स्वर्ड मास्टर बनाने वाला हूँ। अपने पास एक टोकन निकालते हैं और जुंजी की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं आज के बाद से तुम हमारे स्वर्ड पवेलियन के एक ऑनरेबली स्वर्ड मास्टर हो, हमारा ओहदा भी बाकी सारे मास्टर्स के बराबर का ही होगा। फिर साथ ही वो से कहते हैं मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास जितने भी स्वर्ड मास्टर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट को चूज करना पड़ता है। तुम बताओ कि तुम इन तीनों डिपार्टमेंट्स में से कौन से डिपार्टमेंट को चूज करना चाहोगे। फिर बाकी के लोगों से भी वो पूछते हैं तुम लोग भी बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट में लड़के के लिए जगह है, यानी जगह खाली होगी तभी तो इसे भेजा जाएगा। मास्टर चैंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मास्टर मुझे लगता है कि आपको एक एम्प्टी स्पॉट के लिए इसको इंटरनल अफेयर्स वाले डिपार्टमेंट भेज देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इसकी जगह खाली है। पिछले कुछ सालों से हमारे इंटरनल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे पास मैनेज करने के लिए लोग बहुत ज्यादा कम पड़ चुके हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 स्वर्ड मास्टर्स हैं, इसी वजह से एक और स्वर्ड मास्टर की जरूरत है। ये लड़का नया है, इसे एडजस्ट होने में मुश्किल होगी, तो हम लोग वहाँ पर इसकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसे इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट में हमारे साथ भेज देना चाहिए। तो मास्टर किन क्यामो भी उसे कहते हैं हाँ इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मास्टर चैंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस लड़के ने अभी अभी तो हमारी वेंजियन पवेलियन को ज्वाइन किया है और ये बाकी के सारी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बाकी की ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता, इसी वजह से इसे हमारे इंटरनल अफेयर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पर ये हमारे अंडर काम करेगा, जहाँ पर रहकर काफी कुछ सीखेगा भी, हमारे नीचे रहकर ये बहुत कुछ सीख सकता है। यहाँ पर जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग कह रहे होते हैं ये इंटरनल अफेयर फैक्शन वाले ये लोग बहुत ही बुरे हैं, ये जानबूझकर इस लड़के को अपनी फैक्शन में खींच कर लेकर जा रहे हैं। इस लड़के के साथ पहले से कोई झगड़ा चल रहा है। हालांकि इंटरनल अफेयर वाले पवेलियन के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, ज्यादातर पावर इनके पास है। फिर जो दोनों पूरे जानबूझकर अपने डिपार्टमेंट के अंदर लू जुन को क्यों भर्ती करवाना चाहते हैं, मास्टर जानबो और उसके साथ साथ मास्टर किंग जियान वो दोनों भी सोच रहे होते हैं ये दोनों बूढ़े खुसर पता नहीं यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। इनका जुंजी के साथ पहले से झगड़ा चल रहा है और इन दोनों के पास हमारे लू जुन को भेज दिया गया तो फिर तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मास्टर भी कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस लड़के को इंटरनल अफेयर में भेजना चाहिए। ये भी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है। मास्टर चैंग और साथ में मास्टर किन ये दोनों ही चाहते हैं कि मैं इनकी इंटरनल अफेयर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लूं क्योंकि मैं वहाँ पर रहूंगा तो मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं होगी क्योंकि मैं इन दोनों के अंडर काम करने वाला हूँ, इसी वजह से ये लोग जानबूझकर मुझे वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। ये आगे बढ़ता है और प्रीमियरली मास्टर से कहता है पवेलियन मास्टर मैं यहाँ पर आपकी इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मुझे इतना पता है कि इंटरनल अफेयर्स वाले और सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामला को संभालते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे रिसोर्सेज को भी वही कंट्रोल करते हैं। एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्योंकि यहाँ पर नया हूँ तो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाऊंगा और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मास्टर चैंग उसे कहते हैं स्वर्ण मास्टर लू जुन तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ एक स्टूडेंट को छोड़ेंगे जो हर मौके पर तुम्हारी मदद करेगा, हम लोग तुम्हारे पास काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को छोड़ने वाले हैं तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट को हासिल किया है तो इसका मतलब यह है कि तुम हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक हो, तो मुझे लगता है कि तुम इंटरनल अफेयर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकते हो और फ्यूचर में इसके हेड भी बनने के लायक हो। वजह से हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तभी बच्चे सुनने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हम लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्वर्ड मास्टर बनने के बाद इंटरनल अफेयर के मास्टर चैंग उसको पर्सनली यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि उसके इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें और वो उसकी मदद भी करेंगे। तुम्हें से एक लड़का चिल्लाकर हमारे लू जुन से कहता है ब्रदर लू जुन मुझे लगता है कि तुम्हें इनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मास्टर चैंग की ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर तुम इनको ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारी पूरी मदद करेंगे इंटरनल अफेयर्स में सेटल होने के लिए। जुन जी वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है कि मास्टर किन क्यामो से कहते हैं स्वर्ण मास्टर लू जुन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जाकर बहुत ही अच्छा काम करोगे, इसी वजह से तुम हमारी इस रिक्वेस्ट को मान ही सकते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को मान लो, हमारे इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट में आ जाओ। तो हमारा जुन जी उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों का हो गया? वो दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हमारा हो गया? जुन जी कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इसी तरह बकवास किए जाते रहे, तुम लोग इसी तरह बोलते रहे तो मुझे लगेगा तुम लोग बेवकूफ हो। मैं यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड के साथ बात कर रहा था, मैं उनके सामने खड़ा कर जब उनसे बात कर रहा था तब तुम दोनों
ना बीच में मुझे टोक दिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड की जरा भी इज्जत नहीं करते। मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए, ना कि तुम्हें बीच में टोकना चाहिए। तो वो दोनों इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर सभी लोगों के सामने हमसे इतनी बदतमीजी से बात करने की, जबकि वो सारे बच्चे जो पहले खुश हो रहे थे कि इसे ऑफर मिली है, वो सभी लोग कहते हैं इसने फिर से यहाँ पर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है। पहले इसने पवेलियन मास्टर की ऑफर्स को मना किया था और अब यहाँ पर मास्टर चैंग की ऑफर को मना कर रहा है। हमें तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि वेंजियन पवेलियन में इसकी तरह का भी एक मास्टर आ चुका है। कि लड़कियां तो अभी भी यहाँ पर ब्लश कर रही होती हैं और भी उसके प्यार में पड़ रही होती हैं और कहती हैं मास्टर लू जुन की पर्सनैलिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा एटीट्यूड और बॉसी है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई, अब तो मुझे इससे प्यार हो गया है। जेसन चैंग भी यहाँ पर बीच में टपक पड़ता है। जेसन चैंग चिल्लाकर जुनजी से कहता है तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल बेस्टेड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे फादर की ऑफर को ना मानने की। पहले तुमने पवेलियन लॉर्ड की ऑफर्स को मना किया, यहाँ पर तुम अच्छी पोजीशन को भी ठुकरा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी पोजीशन मिल सकती है? तुम्हें तो यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। पब्लिक में खड़े होकर तुम ये सब कुछ कह रहे हो, यहाँ पर सभी के सामने इस बात को मना कर रहे हो। हमारे जैसे लोग जो कि अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनको यहाँ पर वेंजियन पवेलियन में एंटर होने का कोई भी हक नहीं है, जहाँ से दफा हो जाओ। जुनजी से कहता है तो तुम यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। फिर साथ ही वो से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारे फादर चैंग चीजा और इसके साथ साथ मैं, हम दोनों स्वर्ड मास्टर्स हैं। मतलब यह कि स्वर्ड मास्टर होने के नाते हमारा ओहदा तुमसे ज्यादा है, हमारा स्टेटस तुमसे ज्यादा, और तुम एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हें अपने मास्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड के सामने, अपने फादर्स के सामने और मेरे सामने जो कि एक स्वर्ड मास्टर है, तुम यहाँ पर कितनी बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया है कि तुम यहाँ पर हमारे जैसे स्वर्ड मास्टर्स के बीच में बात कर सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम से स्टूडेंट हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे लेक्चर देने की। अब मुझे ये बताओ कि कौन यहाँ पर किसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो जेसन चैंग भी वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है। तुम्हारा जुनजी पवेलियन लॉर्ड को बताता है कि वो आउटर गेट को ज्वाइन करना चाहता है। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के को ऐसी क्या पड़ी थी कि ये रूलर ट्रांसमिशन फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता है, जो कि बाकी के तीनों डिपार्टमेंट्स में से सबसे ज्यादा कमजोर है। तो सभी लोग कहते हैं रूलर ट्रांसमिशन फैक्शन वालों का काम सिर्फ और सिर्फ दो ही काम है, एक तो उनको आउटर गेट जितने भी आउटसाइड डिसाइपल्स हैं उनको कंट्रोल करना होता है, और जितने इनसाइड डिसाइपल होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। ये वाला काम तो बाकी के सभी कामों में सबसे बेकार है, और ये फैक्शन बाकी के सभी फैक्शन से बहुत ज्यादा कमजोर है। परसेंट का बजट भी सिर्फ हर साल सिर्फ 10% होता है, और 10% बजट के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो पवेलियन लॉर्ड यहाँ पर जुनजी को ये सारी बातें बताने के बाद उसे कहते हैं लड़के एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर रहे। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें रूलर ट्रांसमिशन फैक्शन को ज्वाइन करना चाहिए? तुम तो यहाँ पर आउटर गेट को ज्वाइन करने की बात कर रहे हो। अगर तुम आउटर गेट के इंचार्ज बन जाते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पर बहुत सारे आउटर डिसाइपल्स हैं, इतने ज्यादा आउटर डिसाइपल्स हैं कि तुम सभी की इकबाल नहीं कर पाओगे, और उन सभी को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के के लिए ये काम बिल्कुल ही पॉसिबल मुनासिब नहीं है कि तुम वहाँ पर आउटर गेट के ऊपर उन सारे बच्चों को हांकते फिरो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये लड़का सोच क्या रहा है जो इसने यहाँ पर ये वाली डिमांड किया है कि ये आउटर गेट को ज्वाइन करना चाहता है। तुम्हारा जुनजी उनसे कहता है पवेलियन मास्टर, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया है, मैंने सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं आउटर गेट को ज्वाइन करने वाला, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर मुझे ये पोजीशन दे दें, मुझे ये टाइटल दे दें। पवेलियन लॉर्ड से कहते हैं अच्छा फिर ठीक है। वो तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो आज के बाद से हम लोग तुम्हें यहाँ पर एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर बना रहे हैं, और साथ ही आउटर गेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। आज के बाद आउटसाइड के जितने भी डिसाइपल्स हैं तुम सभी के लीडर बनोगे। जुनजी से कहता है पवेलियन लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये वाली पोजीशन दे दी है। सीन में जेसन चैंग के घर का दिखाया जाता है। जेसन चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अपने हाथ में ग्लास तोड़ देता है और फादर से कहता है फादर बस बहुत हो गया, मुझे उस लड़के से बदला लेना है, वो हर बार हमें इंसल्ट करता है और भी सभी लोगों के सामने उसने फिर से मेरी इंसल्ट कर दी। तो फादर भी उसे कहते हैं हाँ मेरी भी वहाँ पर इंसल्ट हुई है, तुम्हारी अकेले की इंसल्ट नहीं हुई। लेकिन साथ ही वो अपने बेटे जेसन से कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन हमारे हक में काफी ज्यादा अच्छी है, उसने आउटर गेट को ज्वाइन कर लिया है, हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जेसन अपने फादर से कहता है लेकिन फादर इससे में फायदा कैसे होगा? उसके फादर उसे कहते हैं पता है कि तीनों फैक्शन में सबसे ज्यादा कमजोर फैक्शन कौन सी है? वो सबसे ज्यादा कमजोर फैक्शन रूलर ट्रांसमिशन फैक्शन है, और अगर कोई टैलेंटेड लड़का रूलर ट्रांसमिशन फैक्शन को ज्वाइन करता है तो उसका मतलब यह है कि अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, उसकी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। और ऊपर से उस लड़के को आउटर गेट की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता कि आउटर डिसाइपल्स को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 137 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेसन चैंग के फादर अपने बेटे जेसन से कहते हैं तुम्हें ज्यादा गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली कंडीशन हमारे फेवर में है कि उस लड़के ने आउटर गेट को ज्वाइन करने का फैसला किया है। उसे नहीं पता कि आउटर गेट की इस वक्त सिचुएशन क्या है। आउटर गेट के सारे आउटर डिसाइपल्स को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और एक सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर का लड़का वहाँ पर जाकर क्या कर पाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि 17 ईयर के लड़के को वहाँ पर हजारों की तादाद में आउटर डिसाइपल्स को संभालना आता होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जेसन अपने फादर से कहता है तो फादर
फादर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड ने जानबूझकर ये वाली पोजीशन लूजन को दे दिया, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता था कि वहाँ पर जाने के बाद लूजन अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पाएगा। तो मतलब यह है कि पवेलियन लॉर्ड भी हमारे साथ है। के फादर उसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस वक्त आउटर गेट में जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे कचरे के बराबर ही हैं, क्योंकि वो सारे डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स नहीं बन पाए, इसी वजह से वो आउटर डिसाइपल बनकर रह गए हैं। यहाँ पर रहने के बाद वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और उसके बाद हम उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। साथ ही वो एल्डर की से कहता है एल्डर की तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ? तो एल्डर की उसे कहते हैं हाँ ब्रदर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आउटर डिसाइपल्स में आउटर गेट के ऊपर मेरा अपना एक एल्डर है, एल्डर की वो हमारी फैमिली का मेंबर है और वो वहाँ पर सब कुछ संभालेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से एक प्लान बना रखा है कि आउटर गेट एरिया मेरे कंट्रोल में है और मैं सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लूंगा। के फादर कहते हैं लूजन देखते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो, अब तुम्हारे पास भागने के लिए और कोई भी जगह नहीं बची, अब तो तुम हमारे ट्रैप में फंसने वाले हो। के फादर कहते हैं देखना लड़के मैं बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे स्वर्ग पवेलियन के सामने तुम्हारा मजाक उड़वाऊंगा और सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारे नाम के ऊपर थू थू करेंगे। नेक्स्ट सीन में दूसरी फैक्शन का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे लूजन के चाहने वाले जो एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं लूजन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम बेवकूफ और तुम इडियट हो। तो वहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में फैसला ले लिया। तुम्हें कहा भी था कि तुम रूलर कमीशन को मत ज्वाइन करना, तुम्हें कहा था कि पनिशमेंट हॉल को ज्वाइन करना या इंटरनल अफेयर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना। तुम्हें पता भी है कि आउटर गेट के ऊपर क्या चल रहा है। आउटर गेट के ऊपर बहुत सारे आउटर डिसाइपल्स हैं जिनको कंट्रोल कर पाना तुम्हारे पास की बात नहीं है। आउटर गेट के जो पहले एल्डर थे उनके मरने के बाद अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। वहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं वो अपने मास्टर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऊपर से की फैमिली का एक मेन एल्डर वहाँ पर है जो कि उन सभी डिसाइपल्स को कंट्रोल करता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी राइट चॉइस नहीं थी। एक बार तुम वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर जाने के बाद वो लोग तुम्हारे लिए मुश्किल जरूर क्रिएट करेंगे और उस बार उसे कहते हैं तुम्हें अपने फैसले को बदलना होगा वरना हम लोग जाकर स्वॉर्ड मास्टर के साथ इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा जुंजी चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है। एल्डर किंग जियान उसे कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे कोई बात नहीं करने वाले, मैं आज जाकर अपने स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के साथ मिलता हूँ। पवेलियन मास्टर से मिलने के बाद मैं उनसे बात करूंगा कि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ और सोचे, वो तुम्हारे इस डिसीजन को चेंज करने में मदद करेंगे और तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे। हमारा जुंजी उनसे कहता है एल्डर यहाँ पर रुक जाए, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बात को समझ ही नहीं, मैंने सोच समझकर ये फैसला किया था। मुझे पता है कि आप सभी की इंटेंशंस काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या फैसला किया है और प्लीज आप इस फैसले को एक्सेप्ट कर लें। वो सारे एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर आउटर गेट का एल्डर बनना चुना है, तो फिर ठीक है हम लोग तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो जुंजी से कहता है एल्डर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद हमारा जुंजी फिर से किंग बनकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और सोच रहा होता है सभी को क्या लगता है कि मैंने आउटर गेट को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन असल बात तो ये है, बात वाकई में सच है कि आउटर गेट की जो पावर है वो बाकी के सभी लोगों से बहुत ज्यादा कम है। ऊपर से मुझे वहाँ पर 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना था। पहला ऑप्शन तो ये था कि मुझे वहाँ पर मास्टर चैंग के इन्फ्लुएंस में इंटरनल अफेयर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना पड़ता। अगर मैं उसको ज्वाइन कर लेता तो मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर मेरे ऊपर जो इंचार्ज था एल्डर चैंग था और एल्डर चैंग के नीचे मुझे काम करना पड़ता। और दूसरा ये था इस वक्त बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो कि आउटर डिसाइपल्स हैं जो कि वेंजियन पवेलियन के बाहर रहते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में उनमें बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स भी हो सकते हैं जो कि हिडन टाइगर्स हो सकते हैं, यानी कि उनके पास बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं और उनको अच्छे से कल्टीवेट करवाया जाए तो वो हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ पर तीसरी बात यह है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आउटर गेट को बहुत ही अर्सा पहले निगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो कमजोर होते हैं। बाकी ये फैक्शंस के मुकाबले में आउटर गेट के ऊपर ध्यान नहीं देता और लोगों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, तो मैं वहाँ पर रहकर अपना काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मुझे बात तो अच्छी तरह से पता है कि किसी भी सेक्टर का आउटर गेट जो होता है, आउटर गेट यानी कि उसके आउटसाइड के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वही एक पूरे पवेलियन की बेस बनाते हैं। तो अगर मैंने आउटर गेट के सारे डिसाइपल्स को कंट्रोल कर लिया तो वो सारे आउटर डिसाइपल्स मेरे हो जाएंगे और उन सभी को यूज करते हुए मैं पवेलियन को कंट्रोल कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं पवेलियन मास्टर भी बन सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर पवेलियन मास्टर बन जाऊंगा तो पवेलियन मास्टर बनने के बाद मैं यहाँ पर वेंजियन पवेलियन उसका एंशियंट स्टार सेक्टर के साथ रिलेशनशिप ढूंढूंगा। फिर मैं अपनी वाइफ को ढूंढने का तरीका ढूंढूंगा कि उसको मैं कैसे वापस लेकर आऊँ। फिर मैं अपनी माँ को भी ढूंढ सकता हूँ। ये सारे के सारे काम आउटर गेट से रहकर मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में आउटर गेट का दिखाया जाता है। तो जुंजी वेंजियन पवेलियन के आउटर गेट के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर जो डिसाइपल्स होते हैं वो उसे कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपका वेलकम है। जुंजी भी उनको हेलो बोलता है और वहाँ से आगे गुजर जाता है, जबकि वो दोनों लड़के उसके पीछे वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये हमारा नया मास्टर है, ये हमारा नया ऑनरेबल स्वॉर्ड मास्टर है। मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इतना ज्यादा एरोगेंट है कि इसने स्वॉर्ड मास्टर बाकी के सभी स्वॉर्ड मास्टर्स की रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, यहाँ तक पवेलियन लॉर्ड को भी मना कर दिया। से कहता है लेकिन देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसकी उम्र हमारे जितनी होगी, हमसे 1 साल छोटा या बड़ा भी हो सकता है और ऊपर से इसे देखकर कुछ भी स्पेशल वाइब नहीं आ रही। तो हमारा जुंजी सभी की बातें सुन रहा था और सुनते सुनते आगे की तरफ बढ़ जाता है। प्रिंसेस किंग चैंग भी हमारे जुंजी को मिलने के लिए वहाँ पर आती है। तो जुंजी से कहता है प्रिंसेस किंग चैंग तो तुम भी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो क्या, तुम यहाँ पर मुझे टीज करने के लिए आई हो? प्रिंसेस से कहती है तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जुंजी कहता है मैं तुमसे इस तरह बात क्यों नहीं कर सकता? तो वो उसे कहती है क्योंकि तुम एक ऑनरेबल स्वॉर्ड मास्टर हो और मैं यहाँ पर एक आउटसाइड डिसाइपल हूँ,
तुम्हें मुझसे एक मास्टर और स्टूडेंट की तरह ही बात करनी चाहिए। जुंजी जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात ही नहीं करता। तो प्रिंसेस उसे कहती है अच्छा रुको ठीक है मैं मजाक कर रही थी। साथ ही उसे कहती है लूजन मुझे ये बताओ कि तुमने आउटर गेट का इंचार्ज बनने का फैसला क्यों किया है, तुम आउटर गेट को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो। हमारा जुंजी आगे से उसे जवाब देता है। वो उसे कहता है मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बिजी था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सका। कहती है चलो शुक्र है तुम्हें अभी तक ये बात याद तो है। हाँ मुझे याद था कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। साथ ही जुंजी टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहता अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे घर में आकर रहना चाहोगी। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद काफी घबरा जाती है और उसे कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी। जुंजी कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरा मेंशन कितना ज्यादा बड़ा है, इतने बड़े मेंशन में मैं अकेले कैसे रहूंगा। तुम मेरे साथ आकर वहाँ पर रहोगी तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें जगह मिलेगी, तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। प्रिंसेस यहाँ पर जल्दी से इस बारे में सोच रही होती है कि जुंजी उसकी प्रैक्टिस में किस तरह मदद करेगा। फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़का दोनों एक ही साथ एक ही घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, इससे तो बहुत कुछ गंदा हो जाएगा। हमारा जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है फिर मुझे सोचकर इस बारे में बता देना, फिलहाल के लिए मुझे आउटर गेट के ऊपर कुछ काम करने के लिए जाना है। मैंने एक एल्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मैंने उनको एक कमांड इशू की थी, मैंने उन्हें कहा था कि सभी के सभी आउटर डिसाइपल्स को मेन हॉल में इकट्ठा किया जाए, मैं वहाँ पर आकर उन सभी से बात करूंगा। वहाँ पर जाकर उन सारे आउटर डिसाइपल्स को बताने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पर नए रूल्स को सेटअप करने वाले हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है मैं अभी आउटर डिसाइपल सेक्टर से यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मेन हॉल में तो कोई एक डिसाइपल भी नहीं था, तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जहाँ तक किसी एल्डर ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हमें वहाँ पर इकट्ठा होना है। तुमने वाकई में कोई कमांड दी थी। तो लूजन ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से भागता हुआ मेन हॉल की तरफ जाता और कहता है मैं अभी जाकर चेक करके देखता हूँ कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कमांड को ना मानने की। भी भागती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। तो ये लोग मेन हॉल के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो एल्डर्स होती है वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत वेलकम स्वॉर्ड मास्टर लूजन। हमारा जुंजी उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को कहा था कि जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं सभी लोगों को आज दोपहर तक यहाँ पर इकट्ठा कर लेना, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिसाइपल मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ये किया क्यों नहीं। उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है हमारे जुंजी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है प्लीज मास्टर हमें माफ करना, इस वक्त आउटर डिसाइपल्स की तादाद काफी ज्यादा है और उनको 3 फैक्शन में तकसीम किया गया है। 3 फैक्शन मतलब वो 3 अलग अलग जगहों पर है। हमारे पास टोटल 3000 उससे भी ज्यादा डिसाइपल्स हो सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि हम लोग 6 घंटे में इतने सारे डिसाइपल्स को इकट्ठा कर सकते हैं? आधे दिन में उन सभी को इकट्ठा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब से हमारे पुराने गेट मास्टर बीमारी की वजह से चल बसे, उनके मरने के बाद यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए और कभी भी हमारी बात को नहीं सुनते। हम जब भी उनको ऑर्डर्स देते हैं वो हमारी बात को सुनने के बाद यहाँ पर आते भी नहीं है। प्रिंसेस दिया चलाकर उसे कहती है ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुम सभी लोग एल्डर्स हो, जहाँ पर एल्डर होने के बावजूद तुम इन सभी आउटर डिसाइपल्स को मैनेज भी नहीं कर पा रहे, तो तुम सभी के यहाँ पर होने का क्या फायदा है। तुम सभी को अपनी जॉब छोड़कर चले जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है प्रिंसेस किंग चैंग ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर हमसे इतनी ज्यादा अनरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रही हो, इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर स्वॉर्ड लूजन का तुम्हारे पर असर पड़ रहा है। फिर साथ ही वो जुंजी की तरफ देखते वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि ये हमारी नेग्लिजेंस है कि हम इन सारे डिसाइपल्स को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ और जाकर इस अनाउंसमेंट को अभी सभी लोगों में फैला देता हूँ ताकि सभी के सभी आउटर डिसाइपल्स को ये मैसेज मिल सके। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आउटर डिसाइपल्स को सारे आउटर डिसाइपल्स को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलने के बाद कल सुबह या दोपहर के वक्त वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। कल दोपहर के वक्त आप यहाँ पर आ जाना और सभी से जो बात करनी है वो कर लेना। संजय उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वो से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे आधे घंटे का टाइम देता हूँ, आधे घंटे में मुझे पूरे 3000 डिसाइपल्स यहाँ पर चाहिए। 1000 में से अगर एक भी यहाँ पर एब्सेंट हुआ तो उसके बाद तुम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बात सुनते ही वो एल्डर चिल्लाकर कहता है क्या आधा घंटा, तुम्हें पागल तो नहीं हो गया? आधे घंटे में मैं 3000 डिसाइपल्स को इकट्ठा करके कैसे लाऊंगा? गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? कहता है अब ये भी मत कहना कि आधे घंटे में तुम इतने सारे डिसाइपल्स को इकट्ठा नहीं कर पाओगे, मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है एल्डर इस वक्त बैंक्वेट की तैयारी कर रहे होंगे जबकि ये हमें यहाँ पर फंसाकर चले गए हैं। लड़का तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यहीं पर की फैमिली का वो एल्डर भी आ जाता है जो कि सभी डिसाइपल्स को मैनेज करता है और इन सारे एल्डर्स का मास्टर भी है। वो वहाँ पर आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम हो कौन जो हमारे एल्डर्स को इस तरह ऑर्डर्स दे सकते हो? अभी यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बने हुए एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो कि तुम यहाँ पर आने के बाद आउटर गेट पर पहले से मौजूद एल्डर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने कहीं पर तमीज नहीं सिखाई? हमारा जुंजी भी उसकी बातें सुनने के बाद हैरान होता है और उससे पूछता है अब तुम कौन हो? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 139 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुंजी आउटर गेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते और सारे डिसाइपल्स को वहाँ पर नहीं बुलाते। तो हमारा जुंजी वहाँ पर एक एल्डर को कहता है कि आधे घंटे में सभी स्टूडेंट्स को बुला कर लाओ। तो वहाँ पर एक और एल्डर आता है जिसका नाम कीजैंग होता है। वो वहाँ पर आने के बाद जुंजी के साथ बदतमीजी करता है। तो जुंजी उससे पूछता है कि अब तुम कौन हो, उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे कहता है मेरा नाम कीजैंग है, मैं यहाँ के एक स्वर्ड मास्टर कीजुई का डिसाइपल हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर इन लोगों का एल्डर इंचार्ज भी हूँ। हमारा जुंजी से कहता है अच्छा तो वो स्वर्ड मास्टर तुम हो, तो तुम वो स्वर्ड मास्टर कीजैंग हो। तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स थे तुम्हें उन सभी को मैनेज करना था, लेकिन तुम सभी उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। कीजैंग उसे कहता हाँ मुझे पता है कि तुम्हें हमारे आउटर गेट का नया इंचार्ज बनाकर भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मैं यहाँ का पुराना मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स बहुत ज्यादा है। हजारों आउटर डिसाइपल्स को सिर्फ और सिर्फ एक दिन में यहाँ पर इकट्ठा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और तुम चाहते हो कि हम आधे घंटे में सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए, तो बिल्कुल नामुमकिन है। जहाँ तक कि गॉड भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें इतने टाइम में यहाँ पर कुछ और यूजफुल काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर बेकार काम करने का क्या फायदा। उन सारे आउटर डिसाइपल्स को छोड़ो, वो सभी लोग अपने मजे में मस्त हैं, और तुम्हें उन सभी को यहाँ पर बुलाकर उनका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये सारे एल्डर्स यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, तो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि नए स्वर्ड मास्टर लूजो जिनको यहाँ का नया मैनेजर बनाया गया है, वो इन सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे, और लगता नहीं है कि वो यहाँ पर इन सभी को मैनेज कर भी पाएंगे। और ऊपर से एल्डर कीजैंग तो बिल्कुल भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। लगता है कि एल्डर कीजैंग ने पूरा इरादा किया हुआ है कि वो यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। मास्टर लूजन को यहाँ पर और भी ज्यादा इस तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी। इस फिर से आके पड़ती है और उसे कहती है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मिले हुए और तुम लोगों का प्लान यहाँ पर नेम स्वर्ड मास्टर को एम्बैरस करना है, ताकि सभी लोग उसके ऊपर हंसे कि वो अपने लोगों को अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा। तो जुंजी प्रिंसेस को रोक देता और कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस कहती है लेकिन क्यों। जुंजी कहता है खामोश रहो, मुझे यहाँ पर कुछ सोचने दो। कीजैंग को लगता है कि जुंजी के ऊपर उसकी बातों का असर हो रहा है। वो कहता है लोगों ने मुझे बताया था कि जो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है और इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने तो बड़ी आसानी के साथ सभी लोगों के सामने इसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दिया। ये तो आगे से मुझे बोल भी नहीं पा रहा, ये तो आगे से कुछ कह भी नहीं पा रहा, और चेयरमैन ने भी मुझे कहा था कि मुझे इस लड़के से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, कि वो मेरी पावर्स को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। कीजैंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और हमारे जुंजी से कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, बहुत ही जल्दी अंधेरा होने वाला है, यानी रात हो जाएगी। हमें बाकी की जाकर काम भी करने चाहिए क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम है। वो एल्डर से कहता है चलो हम लोग चलते हैं। सारे एल्डर वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा जुंजी से कहता है मैंने यहाँ पर तुम लोगों को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें आधे घंटे में सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर इकट्ठा करना है। मेरा ऑर्डर अभी भी वही है, मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे में सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा करके यहाँ पर इस ग्राउंड में ले आओ। ये बात सुनने के बाद कीजैंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ये वाली बात कर रहे हो। उनसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर आधे घंटे में सभी डिसाइपल्स यहाँ पर नहीं आए तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। कीजैंग गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की, तुम मुझे सजा दे सकते हो। मैं यहाँ पर आउटर गेट के सभी डिसाइपल्स को मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ का एक एल्डर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं की फैमिली का एक एल्डर, की फैमिली का एक रिलेटिव भी हूँ। तो यहाँ पर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले कीजैंग शेन के साथ जाकर बात करना पड़ेगी, उसके बाद मेरे पास आना। तो उसी वक्त हमारा जुंजी उसके पास पहुंचता है, उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। एल्डर पीछे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने सिर्फ एक ही पंच के साथ एल्डर कीजैंग को सजा देकर उस दीवार के साथ पटका दिया और उसके मुंह से तो बहुत ज्यादा ब्लड भी निकल रहा है। जुंजी कहता है मैंने तुमसे क्या कहा, ये आउटर डिसाइपल गेट का नया मास्टर मैं हूँ और ये मेरा इलाका है, यहाँ पर कोई मेरे सामने अपनी जुबान नहीं चला सकता। यहाँ पर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो चाहे वो किसी को कमांड दे सकता हूँ और तुम्हें इस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। एल्डर अपनी तलवार निकालता और कहता है लूजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर के ऊपर अटैक करने की। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना लगता है। हमारा जुंजी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी तलवार को गिरा देता है। साथ ही हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ता है और बाकी के सारे एल्डर से कहता है तुम सभी लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं एक ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर हूँ, मेरा स्टेटस यहाँ पर सभी लोगों से बहुत ज्यादा है। हमारे पवेलियन मास्टर के बाद मेरा ओहदा सेकंड रैंक के ऊपर आता है। तुम सभी लोग यहाँ के एल्डर्स हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरे सामने झुकना चाहिए और मैं जो कमांड तुम्हें देता हूँ उस कमांड को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। चैलेंज करने का मतलब यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड को चैलेंज कर रहे हो। सभी लोग जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हम सभी लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं स्वर्ड मास्टर, प्लीज हमें माफ कर दे, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये दोनों एल्डर्स मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मास्टर मोर एल्डर कीजैंग इन दोनों ने यहाँ पर जो गलती की है लेकिन हमें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, प्लीज हमें छोड़ दें। कीजैंग भी कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर जो कर क्या रहे हो, तुम सभी लोग इसके सामने झुककर इसको और भी ज्यादा एरोगेंट बना रहे हो। कीजैंग जुंजी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर अटैक करने की, जरा रुको, मैं तुम्हारे बारे में जाकर अपने एल्डर्स को बताऊंगा, मैं जाकर कीजैंग शेन को इस बारे में बताऊंगा, साथ ही जियांजू को भी इस बारे में बताऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जुंजी उनसे कहता है क्या वाकई में तुम जाकर उनको इस बारे में बताने वाले हो, लेकिन साथ ही उनसे कहता है पर अफसोस की बात तो यह है कि तुम जाकर उनको कुछ भी नहीं बता सकते। इस बात
से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम दोनों जाकर उनको इस बारे में नहीं बता सकते। हमारा जुनजी उनसे कहता है मास्टर की जुई मो चैंगजुन, तुम दोनों ने यहाँ पर मेरी डायरेक्ट कमांड को इग्नोर किया है। तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ का नया मास्टर हूँ और एक मास्टर की कमांड को मना करने से उसके ऊपर अटैक करने की सजा क्या होती है। जुनजी अपनी तलवार निकालता है, बाहर निकाल कर सामने की तरफ करते हुए कहता है तो एज अ ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर और आउटर गेट का स्वर्ड मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम दोनों को सजा देता हूँ और तुम्हारी सजा सजाए मौत होने वाली है। वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें जान से नहीं मार सकते। ये अपनी तलवार को ऊपर उठा लेता है, एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है यहाँ पर जो फैसला कर दिया है तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। जिया भी जुनजी की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये होती है 9th लेवल की स्वर्ड इंटेंट। तो जुनजी वहां में ऊपर जाने के बाद तलवार के अंदर पावर को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगा देता है। वो दोनों ही एल्डर वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम मरना नहीं चाहते। जबकि उसी वक्त एल्डर चैंग वहां पर आते हैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए जुनजी के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसको बचा लेते हैं, उन दोनों को बचा लेते हैं और उनसे कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोनों ही एल्डर रोते हुए उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं स्वर्ड मास्टर चीज़ा, स्वर्ड मास्टर शेनजुआंग, प्लीज हमें बचा लें, ये तो हमें मार डालेगा, इसने यहाँ पर फैसला कर लिया है, ये हमें मारने वाला था। की जैंग तो भागता हुआ जाकर मास्टर की जैंगशन के साथ ही लिपट जाता है और उसे कहता है मास्टर प्लीज मुझे बताएं, मुझे बचा लें, ये लड़का पागल हो गया है, इस लड़के ने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, अगर आप यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं आते तो इसने तो हम दोनों को मार दिया होता। इसके साथ साथ इस लड़के ने यह भी कहा है कि आउटर गेट इसका इलाका है, यहाँ पर जिसको चाहे उसको मार सकता है क्योंकि यहाँ पर इसका राज चलता है। की जैंग शैन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर एल्डर्स को ऑफेंड करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर जिसको चाहे उसे मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि मास्टर चैंग आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन, ये मास्टर की जैंग है जो कि पहले से यहाँ पर इस सब चीजों को मैनेज करते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर इसकी गलती को माफ कर देंगे। क्योंकि हमारा जुनजी उन दोनों से कहता है अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों मास्टर यहाँ पर मेरे इलाके में चले आए हो, आउटर गेट के ऊपर तुम लोगों का क्या काम है। साथ ही हमारा जुनजी उन दोनों से कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों यहाँ पर चले आए हो, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता, पहले मैं इन दोनों को सजा दूंगा, इन दोनों को मारने के बाद फिर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, जरा मैं फ्री हो लूं। की जैंग शैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम वाकई में यहाँ पर हमें गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर ये सब कुछ हमारे सामने कह रहे हो, तुमने अभी भी यहाँ पर आज ही आउटर गेट की पोजीशन को संभाला और तुम यहाँ पर हमारे सामने सभी लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 एल्डर्स की जान लेना चाहते हो, वो भी इन जनरल पब्लिक के सामने। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे पवेलियन में यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, तुम यहाँ पर अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कुछ आउटर डिसाइपल जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सभी लोग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं क्या वाकई में ये हमारा जो नया मास्टर आया है ये इतना ज्यादा पावरफुल और एरोगेंट है, यहाँ पर किसी भी एल्डर की बात को नहीं सुनता। हमने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन आज देख भी लिया, ये दोनों मास्टर्स के सामने इस दोनों एल्डर्स को मारना चाहता है, दोनों के सामने मारने की बात कर रहा है। पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है, ये आगे आगे यहाँ पर क्या करेगा। हमारा जुनजी उन दोनों एल्डर से कहता है आपको पता है ना कि आउटर गेट की पोजीशन का इंचार्ज मुझे बनाया गया है, यहाँ पर मैंने इन दोनों एल्डर्स को एक कमांड दी थी, लेकिन इन दोनों एल्डर्स ने उस कमांड को मानने से मना कर दिया और उसके बाद ऊपर से दोबारा से मेरी कमांड को मानने से मना किया। तो अब मैं यहाँ पर इन लोगों को सजा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनका इंचार्ज हूँ। और एल्डर की जैंग जैसे लोगों को तो यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है, इसको तो यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर इसको मार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बाकी के सारे आउटर डिसाइपल्स को खराब कर रहा है। इसकी वजह से आउटर डिसाइपल्स यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। मास्टर चैंग उसकी बात सुनने के बाद ताली बजाते हुए कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन, तुम तो वाकई में यहाँ पर एडमिरेशन के काबिल हो, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। वो इसके पास आ जाता है और उसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर इस पोजीशन को हासिल किया और तुम इस पोजीशन को हासिल करने के बाद कुछ अचीवमेंट्स को हासिल करना चाहते हो ताकि तुम यहाँ पर पवेलियन लॉर्ड के सामने ये बात साबित कर सको कि तुम बहुत ही अच्छे हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम यहाँ पर अपनी रॉ पावर को यूज करते हुए सब कुछ नहीं कर पाओगे, ना कोई तुम्हें यहाँ पर ये करने देगा, तुम दूसरे एल्डर्स की जान नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर तुम सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर हमारे 2 एल्डर्स की जान ले लेते हो और उसके बाद ये खबर फैल जाती है तो हमारी वेंशियन पवेलियन की क्या इज्जत रह जाएगी कि यहाँ पर एक छोटी सी गलती के ऊपर भी एल्डर्स की जान ले ली जाती है। नीचे काम करने वाले तुमसे डरना शुरू कर देंगे कि आज तुमने 2 एल्डर्स को मारा है, कल उनसे कोई गलती होगी तो उनको भी मार डालोगे। जुनजी से कहता है मास्टर चैंग क्या तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही वो अपने आसपास खड़े हुए डिसाइपल्स को देखकर कहता है अब जबकि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं तो मैं इन सभी को यहाँ पर विटनेस बनाकर ये बात कहता हूँ। ये बात तो ठीक है कि आउटर गेट को वेंशियन पवेलियन की फाउंडेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन बाकी की जितनी फैक्शंस हैं वो आउटर गेट को बहुत ज्यादा नफरत की निगाह से देखती है क्योंकि इनके पास पावर बहुत ज्यादा कम है। लूजन यहाँ पर तुम सभी लोगों को पावर देने के लिए आया हूँ, मैं आउटर गेट के आउटर डिसाइपल्स को लीड करूंगा और तुम सभी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम लोग बाकी की फैक्शंस के बराबर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। की जैंग शैन तो उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। जुनजी कहता है तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है। मास्टर कियो से कहते हैं तुम यहाँ पर जितना चाहे उतने बड़े बड़े सपने देख सकते हो, लेकिन सपने भी वो देखने चाहिए जो पूरे हो जाएं। साथ ही वो से कहते हैं ठीक 10 दिन के बाद यहाँ पर हमारी स्वर्ड इंसेंशन एक कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन में 20 साल के कम उम्र के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। अगर तुम उस कंपटीशन में हाईएस्ट पोजीशन को हासिल
कर पाते हो, उस कंपटीशन को जीत कर टॉप पोजीशन को हासिल करते हो, लगता है कि तुम बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल कर पाओगे। तो तुम वहाँ पर टॉप पोजीशन को हासिल करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर जितने भी हजारों आउटर डिसाइपल्स हैं उन सभी के लिए अचीवमेंट्स को हासिल करोगे, उन सभी का नाम भी रोशन हो जाएगा। मास्टर चैंग भी उसे कहते हैं कि मास्टर की ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलने वाला। तुम कंपटीशन को आउटर डिसाइपल्स के नाम से जीत लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारी भी इज्जत होगी, आउटर डिसाइपल्स की भी इज्जत होगी। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुनजिन के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और क्या वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी होगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 140 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैंग और इसके साथ मास्टर की वो दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारा जुनजी आउटर गेट के ऊपर अपने पहले ऑर्डर को जारी करता है, लेकिन वो सभी लोग उसके ऑर्डर को सुनने से मना कर देते हैं। पर एल्डर चैंग और एल्डर की आते हैं। एल्डर चैंग हमारे जुनजी से कहते हैं तुम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, एक कंपटीशन जो कि जहाँ पर 20 साल से कम उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उस कंपटीशन की टॉप पोजीशन को हासिल कर लेते हो तो मतलब यह कि तुम आउटर गेट के बच्चों के लिए जहाँ पर ये सब कुछ करने वाले हो। आउटर गेट के बच्चों को भी बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाएगा और सभी की रिस्पेक्ट भी की जाएगी। तुम्हें रिस्पेक्ट हासिल करनी है तो तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। महाराज जुनजी उनकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। मैं इस वर्ड अनसेंशन कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद टॉप पोजीशन को हासिल करके तुम सभी को जहाँ पर दिखा दूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। महाराज लिन जो ही कहता है जबकि तुमने जहाँ पर मुझसे ये वाली बात की है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को विटनेस बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है इस बात को विटनेस करने के लिए कि हम लोग यहाँ पर आपस में बैट लगा रहे हैं। वो कहता है और स्पेशली पवेलियन लॉर्ड जो कि यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि पवेलियन लॉर्ड वो भी यहाँ पर आए और हमारे इस बात को विटनेस करें। हम लोग आपस में बैटिंग करने वाले हैं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं। कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये कह रहा है कि पवेलियन लॉर्ड जहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर तो पवेलियन लॉर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। इस वक्त पवेलियन लॉर्ड उस सारी जनता के बीच से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मैं तो यहीं पर हूँ। और वो सभी लोग कहते हैं जी तो वाकई में जहाँ पर है, इस लड़के को कैसे पता चला। एल्डर की और एल्डर चैंग वो दोनों भी इस बात से हैरान होते हैं और कहते हैं पवेलियन लॉर्ड कब से जहाँ पर इस सारी भीड़ के अंदर छुप कर बैठे हुए थे, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला और हमें यहाँ पर इसकी पावर्स को भी सेंस नहीं कर पाए। लॉर्ड कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लू जुन, अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे किस बात का विटनेस बनाना चाहते हो। जुनजी उनसे कहता है सर मैं आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े रहे, हम लोग यहाँ पर आपस में बैटिंग करने वाले हैं, तो उस बैटिंग के आपको किसी न किसी को तो विटनेस होना चाहिए। अगर आप इसके विटनेस रहेंगे तो बाद में मुझे अपनी बैट को पूरा करने में आसानी होगी। जुनजी कहता है मेरी बैट बहुत ज्यादा आसान है, इन लोगों ने कहा कि मुझे कंपटीशन को जीतना है, मैं टॉप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आऊंगा। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लेता हूँ तो आउटर गेट के जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे मैं लूंगा, ताकि पवेलियन लॉर्ड भी मेरे डिसीजन के अंदर आकर इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर मैं किसी की जान लेना चाहूँ तो मैं उसको मार भी सकता हूँ। यही बात यहाँ पर मेरे फेल होने की, अगर मैं टॉप पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता फिर यहाँ पर मैं आउटर गेट का इंचार्ज तो रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जितनी भी ड्यूटीज है वो सारी की सारी एल्डर की जैंग की मदद से करूंगा। यानी एल्डर की जैंग यहाँ पर मुझे जो कहेंगे मैं सिर्फ वही करूंगा। यानी कि मैं यहाँ पर अपनी ऑनरेबल स्वॉर्ड मास्टर की पोजीशन को बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर बाकी के सभी लोगों की तरह मिलकर काम करूंगा, जैसे डीकन काम कर रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं भी यहाँ पर उन्हीं की तरह काम करूंगा। मैं स्वॉर्ड मास्टर नहीं रहूंगा। मास्टर चैंग से कहते हैं इंटरनल अफेयर्स का मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बैट को एक्सेप्ट करता हूँ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस लड़के को क्या लगता है कि ये यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत कर टॉप पोजीशन को हासिल कर सकता है। लगता है ये सभी के सामने शर्मिंदा होने वाला है। कंपटीशन को जीतना इतना भी आसान काम नहीं है। पवेलियन लॉर्ड भी कहते हैं ये बात तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हारी बैट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर इस मैटर को इस बैट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हारा विटनेस बनता हूँ कि तुम दोनों ने ये बैट लगाई है, तुम दोनों इस बैट से पीछे नहीं हट पाओगे। पवेलियन लॉर्ड साथ ही अंदर से सोच रहा होता है क्योंकि ये वाला कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इस कंपटीशन में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे लू जुन से भी ज्यादा पावरफुल है। पर कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद जब ये कंपटीशन में हार जाएगा उसके बाद ये मेरे पास भीख मांगता हुआ आएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दिया जाए, तो मैं इसको माफ कर दूंगा और इसे कहूंगा कि मेरा स्टूडेंट बन जाए, तो मेरा काम भी यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर मास्टर की भी आगे बढ़ते हैं। मास्टर की कहते हैं अब जबकि पवेलियन लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, मास्टर चैंग ने इसके साथ बैट लगाई है तो मैं भी यहाँ पर इसके साथ बैट लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बैट के भी विटनेस बने। पवेलियन लॉर्ड से कहता है तो क्या आप यहाँ पर मेरी बैटिंग के विटनेस बनेंगे। तो बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं जी क्या मास्टर की जियान भी यहाँ पर अपने लिए बैट करने वाले हैं। लगता है कि ये और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि एक बैट तो यहाँ पर पहले से हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी बैटिंग करने वाले हैं। तो पवेलियन लॉर्ड उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी बैटिंग करनी है। एल्डर की कहते हैं एल्डर की यानी कि एल्डर की जैंग जो कि आउटर गेट के पहले से मैनेजर रहे हैं, यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे थे। पिछले कई
अरसे से वो यहाँ पर बच्चों को बड़ी आसानी से संभाल रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी यहाँ पर किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, आपको कभी भी उसकी शिकायत नहीं मिली होगी। लेकिन आज यहाँ पर वो नए स्वर्ण मास्टर के हाथों से तकरीबन मरते मरते बचे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं आते तो मास्टर लू जुन ने उसे मार दिया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस बात को इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरी की फैमिली का एक मेंबर है। साथ ही वो कहते हैं तो हमारी बैट बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। अगर स्वर्ण मास्टर लू जुन फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने में फेल हो जाते हैं, चाहता हूँ कि इन्हें मास्टर की जैंग के सामने झुककर सभी लोगों के सामने माफी की भीख मांगना होगी। सब कुछ उसी अरीना में होगा जहाँ पर हमारे वेंजियन पवेलियन के सभी लोग मौजूद होंगे। इसे वहीं पर मास्टर की जैंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी है। अगर ये लड़का टॉप फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लेता है तो फिर इस लड़के के सामने मास्टर की जैंग वहीं पर पूरी पवेलियन के सामने घुटने टेककर माफी की भीख मांगेंगे। मैं उससे ये स्पेशली खुद करवाऊंगा। तुम्हारा जुनजी उनसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी ये वाली बैट भी मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब टाइम आएगा उस वक्त ये मत कहना कि तुम वहाँ पर घुटने टेककर सभी के सामने माफी नहीं मांग सकते। विलियम लॉर्ड इस बात के विटनेस होते हैं। दोनों ने यहाँ पर आपस में बैट लगा लिया। तो बैटिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा लूजन वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। इसके साथ ही होती है तो मास्टर किंग जियान उसे कहते हैं लड़के जी तुम क्या करके आ गए हो? मैंने अभी अभी यहाँ पर एक न्यूज सुनी है। मैंने सुना है कि एल्डर चैंग और एल्डर की ने तुम्हारे साथ कोई बैटिंग की है इस आने वाले कंपटीशन में। वाला कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। तुम वहाँ पर टॉप पोजीशन को हासिल नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें वहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा जुनजी उनसे कहता है आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि एल्डर चैंग और एल्डर की वो दोनों ही मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर उनको प्रोवोक नहीं भी करता तब भी वो यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करते और कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करते रहते। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से उनको आसानी से धूल चटा सकता हूँ। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो वो उन दोनों के मुंह बंद हो जाएंगे और कुछ अर्सा तक वो लोग मुझे दोबारा तंग नहीं करेंगे। एल्डर किंग शियानो से कहते हैं लड़के इसीलिए तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर पाओगे? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंपटीशन में बहुत ही पावरफुल बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। एल्डर किंग जियानो से कहते हैं अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हें हमेशा अपनी बाकी की सारी जिंदगी एल्डर की चैंग और उसके साथ मास्टर चैंग के नीचे रहना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेंगी। तुम्हारा लुंजी उनसे कहता है लगता है कि एल्डर किंग जियान को मेरी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? एल्डर किंग जियान उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कई सौ साल से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही चलता आया है कि हमारे पास जो इस कंपटीशन के टॉप 3 पोजीशन के ऊपर जो लोग आते हैं हमेशा से ट्रू डिसाइपल ही रहे हैं, क्योंकि ट्रू डिसाइपल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए तुम उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है इस बार हमारे पास 2 ट्रू डिसाइपल्स हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा स्पेशल है। उनमें से एक तो की यूजेन है जो कि की जैंगशेन का बेटा है और दूसरे का नाम लूजिंग है। दूसरे का नाम लूजिंग है जो कि फैन वू चैन का डिसाइपल है। प्रिंसेस जिया जब ये बात सुनती है वो कहती है इसी वजह से तो उन लोगों ने वहाँ पर बैटिंग में फर्स्ट पोजीशन की बात की, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस बार के जो दोनों कोर डिसाइपल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगा होगा कि वो आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। इसी वजह से तो ये बैटिंग इतनी आसानी के साथ वहाँ पर हो गई कि उन्होंने पहले से ये सारा प्लान बनाया हुआ था। शुनजी से कहती है अगर तुम इस कंपटीशन में की यूजन से मिलती हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ तुम्हें जाने देगा, क्योंकि उसके फादर की जैनजुन के साथ तुम्हारा पहले से झगड़ा चल रहा है। प्रिंसेस हमारे जुंजी से कहती है मास्टर किंग जियान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन दोनों ने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाया है, उन लोगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। जुंजी इसके सर पे हाथ रखता और कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सारी बातें पहले से पता है। हमारा जुंजी सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से ये सब कुछ रिड्यूस कर सकता हूँ कि ये मुझे दोबारा तंग न करे। मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल करूंगा। मैंने फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया और सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद देखना इन सभी लोगों को उनके घुटनों पर नीचे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे ये सब कुछ पहले से पता था कि ये लोग यहाँ पर प्लान बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना था, इसी वजह से ये तो होकर ही रहना था। किंग जियान उसे कहते हैं अब जबकि तुमने अपना डिसीजन बना लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और कोई भी बहस नहीं करने वाला। अब जबकि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, कल हमारी जानजियान स्वर्ड वैली ओपन होने वाली है, तुम वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो। वो सभी बच्चे जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उन सभी के लिए स्वर्ड वैली को ओपन किया जाता है। ये साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होती है। हमारा शुनजियन से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जानजियान वैली में कल पहुंच जाऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है जानजियान वैली के बारे में ये कहा जाता है यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं उनकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर टोटल 9 स्टेप है। जितना ज्यादा आप गहराई में जाते जाएंगे उतना ज्यादा वहाँ पर स्वर्ड प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्वर्ड प्रेशर के नीचे बैठकर वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं। परमिशन के आप में से कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उस वैली को ओपन किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि वहाँ पर जाकर मैं उसके सीक्रेट्स को जान सकता हूँ। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं आउटर गेट का। आउटर गेट के ऊपर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो दोनों गार्ड सामने की तरफ देखते हैं, कहते हैं कौन है जहाँ पर इतनी रात के वक्त कौन यहाँ पर आया? तुम्हें पता है ना कि हमारे वेंजियन पवेलियन के रूल्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। कोई भी डिसाइपल रात के वक्त यहाँ पर बाहर नहीं रह सकता। ट्रेनिंग हॉल में कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। जाओ जाकर अपने डोम रूम्स में जाकर सो जाओ, तुम्हें यहाँ पर रात के वक्त प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर हमारी शुइकियान होती है। शुइकियान उनकी बात सुनने के बाद उठती है और कहती है जी एल्डर मैं अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ, एक बार फिर मुझे माफ कर दें, अगली बार मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। एल्डर उसे कहता है पता है कि यहाँ पर जो भी रूल्स को तोड़ता है उसे यहाँ पर सजा दी जाती है।
है, मैं 3 दिन के लिए तुम्हारे कमरे में बंद कर सकता हूँ। पहले भी तुम कितनी बार यहाँ पर रूल्स को तोड़ चुकी हो जब से तुम यहाँ पर आई हो, मुझे ये बताओ कि इस बार मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ। तो शुई कैन उनसे कहती है, आपको मेरी कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे इस बार माफ कर दें। तो वो एल्डर से कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपने डॉर्म रूम में जाकर सो जाओ और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे एल्डर के यहाँ पर आने से पहले जाकर अपने रूम में सो जाओ, कहीं उनको पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, दोबारा ऐसा मत करना। विज्ञान कहती है, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जा रही हूँ, अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। विज्ञान कहती है, मुझे इस पवेलियन के आउटर गेट को ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए, लेकिन जब मैं क्लाउड डायनेस्टी को छोड़कर आई थी वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो अभी भी मेरे जहन में ताजा है, मुझे वो सारी यादें अभी भी याद है। क्लाउड डायनेस्टी में आखिरी बार मैं जुंजी के साथ थी, लेकिन मैं जुंजी को वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर चली आई। जब मैंने सुना कि मेरे फादर के ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि उस वक्त आर्मी ने अटैक किया था क्लाउड डायनेस्टी के ऊपर, उसी दौरान मेरे फादर भी जख्मी हो गए उस अटैक की वजह से, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने फादर के लिए वापस जाना पड़ा। इसमें मेरे पास जितने भी क्रिस्टल्स और जितना भी पैसा था उस सभी को कन्वर्ट कर दिया मैंने अपने लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं ताकि मैं अपने फादर को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मैं आउटर गेट की डिसाइपल बन चुकी हूँ। मेरे पास क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, इसी वजह से मुझे बाकी के स्टूडेंट्स के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा देर बैठकर कल्टीवेट करना पड़ता है ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकूं। इसी वजह से मैं रात के वक्त भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 140 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।